शुरुआत करिए। अब हम चाहते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें। बिग बॉस यहाँ नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोग झाड़ू उठाएं, इस कमरे की सफाई करें। नहीं, देखिए कल का भाई शांति प्लीज, एक बातचीत, जो बात करेगा उसका जो बेंच है वो ऐसे लगाया जाएगा, यहाँ इधर मुंह करके बैठिए, इधर बात मत सुनो। कल का पेपर जो आया है वो पेपर रैंडम पेपर है, और उस पेपर को हल करने का एक ही उपाय है कि आप रोज लिखिए। होता है कि जैसे आप जब कोई, हम तो हमेशा यही बात बोलते थे पहले भी, फिर सेम रिपीट कर रहे हैं, पेपर आने के बाद भी सेम बात। अगर आप स्पीच देते हैं रोज, आपको यही काम ही है, आप नेशनल मोटिवेटर हैं, कहीं ना कहीं आपका प्रोग्राम है, रोज स्पीच आप देते हैं, या वो शायरी कहते हैं, अब छोड़ दिए इस समय, लेकिन रोज कहते होंगे, तो कभी कभी इनकी तैयारी नहीं होती होगी, तब भी ये पूरा 1 घंटा निकाल लेते होंगे आसानी से, इधर के बाद उधर के बाद, उधर से पोछी जोड़ के। कभी हरवंश राय बच्चन को ला देते होंगे, तो कभी गोपाल दास नीरज को ला देते होंगे, तो कभी राहत इंदौरी को ला देते होंगे, मिला जुला के पार कर देते हैं, क्योंकि आदत है, अभ्यास है इनको। कुछ नहीं तैयारी है, हम पढ़ा रहे हैं रोज, ऐसा एक टॉपिक ला दीजिए जो हम नहीं पढ़े हैं। आज तैयारी नहीं, कोई ऐसा टॉपिक नया आ गया जो हम नहीं पढ़े, हमको पढ़ाना है, और मजबूरी है, आज भीड़ है, डेमो क्लास है, अगर वो क्लास नहीं लिया तो एडमिशन कोचिंग का गड़बड़ा जाएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हम मजबूरी है हमको पढ़ाना, तो 1 घंटा तो दाएं बाएं करना हमको आता है, 1 घंटा दाएं, आधे घंटे मोटिवेशन, 15 मिनट कैसे तैयारी करें, और अंतिम 15 मिनट आप लोग का आशीर्वाद है, कल से हम बेहतर टॉपिक के साथ आएंगे आपके बीच। जाइए, आशीर्वाद, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा क्लास। एडमिशन कहाँ हो रहा है सर? उधर। मतलब एक बात बताया कि सच्चाई नहीं है भाई। अच्छा, कौन ऐसा दिन रहा जिस दिन पढ़ाया नहीं है? कोई ऐसा बच्चा बोल दे कि हम आप तो मेरे सामने एडमिशन वाले हैं, लाइव जब हम लेते हैं जहाँ एडमिशन पे कोई गेम नहीं है, तब भी हम अपना कलेजा बाहर निकाल देते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल बताया कि आपके अंदर वो कला आ जाता है कि आप कैसे 1-2 घंटा निकाल लेंगे बिना तैयारी के भी। तो वही बात यहाँ भी है। जिस तरह का ये एग्जाम्पल लेना मेरा ये कर्तव्य नहीं था। हम 2000 इस फील्ड में कंपटीशन के फील्ड में 2009 से पढ़ा रहा हूँ। आज कितने साल हो गए? 14वां साल कंपटीशन में पढ़ाते हुए तो 22 साल हो गए, 14 साल हो गए इस फील्ड में। तो लगातार, आज तो कम क्लास लेते हैं, मिशन 50 में 4 गो तो क्लासें होता, 3 गो लाइव मिला के 4 गो क्लास होता है, 5 गो, 12 घंटे क्लास होती थी। 286 घंटे का रिकॉर्ड है मेरा महीना में 286 घंटे क्लास लेने का रिकॉर्ड, संडे को छुट्टी छोड़ के, यानी 26 दिन में भाग दे दीजिए 26 से 286 में कितना घंटा रोज पढ़ाए? 14 घंटा की क्लास का रिकॉर्ड है रोज का। यहाँ तो कोई क्लासें नहीं है, उतना क्लास लिया हूँ, तो 2 घंटा हमारे लिए निकालना कौन बड़ा बात है? कोई एकदम अरबी पढ़ाने दीजिए, सर आज अरबी आपको पढ़ाना है, हम माहौल बना देंगे, रजनी से सर अरबी पढ़ाएंगे, 3 दिन निकाल देंगे जी, 1 दिन के बाद तो तुम छोड़ दो, 3 दिन तक पता नहीं चलेगा कि हमको अरबी नहीं आता है। ये सच्चाई है। देखिए, ऐसा नहीं कि आपको हम ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन यही बात निबंध और स्पीच में भी होता है। कोई नया टॉपिक जो लोग साल 2 साल 3 साल लगातार स्पीच दिया है, अभी दे ही रहा है, उसको एकदम नया इशू दे दीजिए, इस पर आपको बोलना है। कुछ नहीं जानता वो, कभी तैयारी नहीं किया, लेकिन बोल देगा, और अच्छा बोलेगा, आपको समझ में भी आएगा, मजा आएगा, ताली पीटते जाइएगा। वही बात निबंध के साथ है। जिस तरह का निबंध पूछा है, यहाँ पूरे दिल्ली से पटना तक किसी की औकात नहीं है, बाप की औकात नहीं है जी, किसी कोचिंग के किसी टीचर की औकात नहीं है कि उस टाइप के निबंध कॉन्फिडेंस से कह दे कि बेटा हमने लिखवा दिया, पढ़ा दिया, यही आएगा। हो सकता है कि उस जो कल निबंध पूछा उसमें दिल्ली के फेमस से फेमस जिसका नाम आप जानते हैं निबंध में, उसको बिठाइए और आप भी बैठिए, रैंडम लिखवाइए बिना तैयारी के, हो सकता है उससे बढ़िया निबंध आप लिख दें। ऐसी कोई बात, निबंध का तैयारी या क्लास होता ही नहीं है। यदि कोई फंसा रहा है आपको तो फंसिए मत। निबंध का एकमात्र दवाई है रोज लिखना,
रोज लिखना, आप कोई भी इशू एक उठा लीजिए और रोज लिखिए। अपनी दोस्ती पर लिख दीजिए, समाज में टूटते हुए परिवार पर लिख दीजिए, टूटते हुए रिश्तों पर लिख दीजिए, कुछ भी जो आपको दिखता है, एजम्पशंस आपके अंदर जितना आ रहा है सब पर निबंध लिख दीजिए। कुछ भी एजम्पशन, आप क्या एज्यूम करते हैं, कुछ सोच रहे हैं कि दुनिया ऐसी होती, तो उस पर लिख दीजिए निबंध। नहीं, मतलब आप रोज कुछ न कुछ लिखिए। यही निबंध की तैयारी का सबसे बढ़िया दवाई है। कोई इरेसर प्रेशर नहीं, उस सबके लिए वही पेपर था। कोई एक लड़का आपके लिए, किसी और के लिए तो बनाया नहीं पेपर, वो पेपर बनाया सबके लिए। और यही एक दवाई है, करिए। कहीं भी फंसिए मत पैसा देकर कि 5,000 में निबंध की तैयारी करवा रहे हैं तो पैसा देकर के कर लिए, बिल्कुल गलत चीज़ है। किसी को कुछ नहीं आता, ठीक है ना भाई। तो निबंध की क्लास मत लीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। मतलब आप सोचते होंगे कि सर अंतिम में 5-7 दिन 10 दिन या 1 महीना निबंध का क्लास कर लेंगे तो निबंध सुधर जाएगा, ऐसा मन में चलता है कि निबंध की कुछ क्लासेस ले लेंगे। मत लीजिएगा, किसी को कुछ नहीं आता। मैं बोल तो दिया, दिल्ली से पटना, पटना से चेन्नई तक, समझ में आ रहा है बात। निबंध अपने चीज है। और मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है भी जो बहुत बढ़िया निबंध लिखता है, तो उसको आता है वो निबंध लिखना, आपको सिखा नहीं सकता। सच्चाई यही है, निबंध आपको लिखने से ही आएगा खुद। ये भाई ये अभी क्या बोले, पहला दिन हमको बोलने के लिए चढ़ाइए स्टेज पर, हो सकता है 2 लाइन बोल कर उतर जाए, जय हिंद जय भारत। लगातार जबरदस्ती रोज चढ़ाते रहिए, एक समय आएगा 1.5-2 महीना बाद आप बोलिए सर उतरिए ना, बड़ी बकबक करते हैं आप। उस धीरे धीरे शब्दों का जाल आता चला जाता है। एक दिन में आप चाहेंगे कि मुझे उतने शब्द मिल जाए, नहीं मिलेगा। शब्द आता रहता है अपने आप। पहला दिन भाई जी शायरी लिखे होंगे तो इनको बड़ी सोचना पड़ा होगा इस फील्ड में कैसे लिखते हैं लोग, लेकिन जब वो पूरा लिख दिए होंगे तो फिर शायरी बनाने के लिए खेल काम होगा। 2 मिनट में नया शब्द गढ़ देते होंगे, 2 मिनट में 2 लाइन गढ़ देते होंगे। ये शब्द आता है, ये शब्द किसी के देने से नहीं आता, ये शब्द अपनी मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। तो आज के बाद आपकी ड्यूटी है, कोई टीचर कॉपी आपकी चेक करे ना करे, आपको एक एस्से रोज लिखना है। करेंगे? बात ना सुनते हैं मेरा, बात एकदम मूर्ति बन के बैठा है। एक निबंध रोज लिखो, एगो फाइल ले लो और फाइल में लगाते जाओ। ना होते अगर पार्टनर होते एक दूसरे से चेक करा लो, है ना। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, भविष्य उज्जवल है आप लोगों का, कल्याण होगा, है ना, है ना। आशीर्वाद है। ओ साधु जी सुना है ना एक डायलॉग। तो आप लोग करेंगे आज से, देखिए मेहनत करिए। और हम कहेंगे कि अब आप तैयारी अपनी यूपीएससी की ओर बढ़ाइए। जो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम में भी, अगली बार स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे। ये बीपीएससी पीटी में भी स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लेकिन आप तैयारी करिए, जब इतिहास पढ़ते हैं तो एकदम उसको कॉन्सेप्ट से पढ़िए, फैक्ट से ही पढ़िए, मैंने पूरा समझ के पढ़िए। भूगोल भी पढ़िए तो पूरा समझ के, फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों का बाढ़ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। धीरे धीरे बोलते रहेंगे। आज हम 6:15 तक आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 15 मिनट ज़्यादा ले लिए बातचीत करने में, तो 1.5 घंटा हमको पढ़ाना है। चूँकि पढ़ाना इसलिए क्योंकि अब इस बैच को एडमिशन नहीं कराना है, इसको पढ़ाना ही है। चलिए, तो भैया एयर प्रेशर आप पीला, एयर प्रेशर बेल्ट एंड विंड, बहुत शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर को आप एंजॉय करेंगे। वायुदाब क्षेत्र और पवन, कुछ लोगों को पेटी समझ में नहीं आता, वो समझते हैं हवाई जहाज का पेटी। नहीं, पेटी बांध लें। पेटी माने बेल्ट, नहीं बोलते कि पेटी बांध लें। पेटी माने बक्सा भी होता है ना। कई शब्द का कई अर्थ होता है, पर यहाँ पेटी का मतलब एरिया है। यहाँ पेटी मतलब एरिया है, क्षेत्र है। बेल्ट भी एरिया ही होता है एक। सीट बेल्ट बांध लें, है ना। वायुदाब, पेटी और पवन, नोट कर लिए, हेडिंग डाल लिए।
एक एक बात सुनिएगा ध्यान से, एकदम मोती की तरह लुटाएंगे और आप उसको लुट के माला के रूप में पहनते रहिएगा, है ना। मोतियों की माला बनाते रहिए, ज्ञान की मोती लुटाएंगे। अब आपके ऊपर निर्भर है कि कितना ज्यादा मोती आप लूट पाते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझाएं कि वायु दाब, हवा का दबाव। वायु दाब मतलब हवा का दबाव, इन प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ, सिंपल कहें तो ये बात है। और प्रेशर किसी का भी हो उसको हम एरिया के सेंस में निकालते हैं, क्षेत्र के सेंस में निकालते हैं, ठीक है। अगर हम कहीं लिखते हैं, विद्यार्थी जी ध्यान सुनिएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है, बहुत दूर तक हम जाएंगे और इस चैप्टर से सवाल ना पूछे किसी परीक्षा में हो ही नहीं सकता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत सरल, बहुत इंजॉइंग चैप्टर है। इस चैप्टर को आप कहेंगे नहीं सर बहुत आसान चैप्टर था। हम कहीं लिखते हैं हाई प्रेशर, विद्यार्थी जी इसका मतलब उच्च दाब होता है। हाई प्रेशर का मतलब उच्च दाब, एलपी का मतलब लो प्रेशर, और लो प्रेशर का मतलब होता है विद्यार्थी जी निम्न दाब, या नहीं समझ आया निम्न तो लिख लो कम दाब। एकदम भोंदू बच्चा हो तो कम दाब लिखो, दाब कम, यूं समझ में नहीं आ रहा लिखो अधिक दाब। ये तो समझते होंगे। इससे बोलेंगे नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा कोचिंग है, एक टीचर हमको रख दिया जाए तो न बोलेंगे आगे बड़ी प्रेशर है जी, अधिक दाब है हम पर। तो तुम समझ रहे हो क्या बोले हम, सब काम का बोझ इन्हीं पर लाद दिया गया है। उधर एडमिशनों लेते हैं, पढ़ेबो करते हैं, कोचिंग के सफाई की भी जिम्मेवारी इन्हीं का है। मतलब ऐसा बोले तो क्या समझोगे, पूरी रात में पूरा लाइट फाइट जो भी लगा उस कमरा उधर लिया गया, सब यही लिए हैं, हालांकि ये सब भी किए हैं। मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। दाब का मतलब अधिक दाब, जब पूरा दबाव आपके ऊपर। थैंक यू। यहाँ बिस्कुट कोई चुरा लिया लगता है, तकनी यहीं रख दिए थे, अकेले के भाग गए। पर समझना चाहिए कि बिस्किट कोई रखा है तो किसी का होगा, खा गया ले जा करके, पता नहीं कौन खाया। रमेश जी क्या तारीफ किए क्लास में, किसको चाय वाले का, ये कोचिंग के आन बान शान है, तुरंत बड़े सर एक कप और रख देते हैं। हाँ भाई, तो दबाव अधिक का मतलब एक कंटेनर, पिछले क्लास में बताए थे, एक कंटेनर ले लो, 14 किलो गैस का टंकी होता है 14.5 किलो का, उसमें 8 केजी गैस भर दीजिए। 8 केजी गैस भरिए और प्रेशर को नाप लीजिए, और फिर उसमें 14 केजी गैस भर दीजिए और तब प्रेशर मापिए। तो आपको पता चला कि सेम कंटेनर में अगर गैस की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो अधिक दाब का मतलब, हवा का अधिक दबाव का मतलब क्या होता है, कम क्षेत्र में अधिक हवा, कम क्षेत्र में अधिक हवा। अगर हम बोलते हैं निम्न दाब तो क्या होगा, अधिक क्षेत्र में कम हवा, अधिक क्षेत्र में कम हवा। एकदम गंवाई भाषा में समझो। अगर मान लीजिए इस क्लासरूम में 300 लड़का बैठ सकता है, अब बैठा दिए 400 लड़का, तो धक्का मुक्की बढ़ेगा ना जी, सोना मना है। जमहाई ले रहे हैं मतलब नींद आ रहा है। सीधा हो जाइए 90 डिग्री पर। कह रहे हैं भैया कि अगर इस क्लास में 300 बच्चा बैठना था, अब बैठा दिए 400 बच्चा, तो क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया। अब बैठना था 300, बैठा दिए 200 लड़का, इसका मतलब प्रेशर कम हो गया। यानी ज्यादा जगह में यदि कम हवा आ जाए तो प्रेशर लो, और कम जगह में ज्यादा हवा आ जाए तो प्रेशर हाई। अगर हम कहीं HP लिखेंगे तो समझिएगा कि वहां ज्यादा जगह, कम जगह में ज्यादा हवा आ गया है, और जहाँ LP लिखेंगे वहां समझिएगा ज्यादा जगह में कम हवा। जहाँ HP लिखेंगे समझिएगा कहीं से हवा आ गया है, और जहाँ LP लिखेंगे वहां से हवा कहीं चला गया है। तीसरा बात, HP लिखेंगे तो समझिए कि हवा बहुत ज्यादा मात्रा में है, LP लिखेंगे तो समझिए हवा बहुत कम है। बस इतने। LP HP का मतलब कुछ दिमाग पर लोड मत डालिएगा, पता नहीं HP क्या लिख रहे हैं, LP क्या लिख रहे हैं, कुछ नहीं है। LP माने कम हवा और HP माने ज्यादा हवा। बोलो, HP माने और LP माने कम हवा।
समझ गए बात। और आप ये भी जानते हैं कि जो हवा होती है विद्यार्थी जी, वो गर्मी और ठंडी के कारण उसका मूवमेंट बदलता रहता है। जहाँ सुन लो मेरी बात, अभी कुछ लिखो मत, कुछ लिखने नहीं है, सुनना है, पीछे लिख रहे हैं लोग। सुनो मेरी बात, देखो गर्मी के कारण और ठंडी के कारण हवा का मूवमेंट बदल जाता है। कैसे बदलता है ये बताऊं आपको। जब गर्मी अधिक होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस टेम्परेचर के कारण धरती क्या हो जाती है, गर्म। आप जानते हैं ना, सूरज के गर्मी से धरती गर्म हो जाती है, और जब धरती गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है। ऐसी सीधे उठे के पहले गर्म होगी ना। और आपको पता है ना कि हम लोग को जो गर्मी लगता है वो धरती की गर्मी से लगता है, सूरज की गर्मी से नहीं। उससे भी लगता है पर कम। ज़्यादा जो गर्मी लगता है वो धरती की गर्मी से। अगर सूरज से गर्मी लगता तो दिन के 12 बजे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूरज उस समय हमारे नज़दीक होते हैं, सीधा चमकते हैं। दिन के 2 बजे गर्मी ज़्यादा लगता है। इसका मतलब है कि जो धरती से जो गर्मी, धरती जब गर्म हो जाती है तो उसकी गर्मी से हमें गर्मी जो लगता है वही मेन गर्मी होता है। तो दिन के 2 बजे सबसे ज़्यादा गर्मी लगता है। इसी से लगता है भाई कि धरती की गर्मी से ही हम लोगों को क्या लगता है, गर्मी लगता है। क्लियर है बात। तो धरती जब गर्म हो जाती है तो उसके संपर्क की जो हवा है वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दीजिए, हाँ लेते ही ना, ज़्यादा ठंड है क्या, ठीक है रखिए ना। कब तक चलेंगे परहेज करके। गर्मी में गर्म पानी से प्यास ही नहीं बुझ पाता और ठंडी पानी से गला बैठ जाता है। सुनिए, जब धरती गर्म हो जाएगी तो उसके संपर्क की जो हवाएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, गर्म। और गर्म होने के बाद गैस का नेचर होता है, गैस का नहीं, सॉलिड लिक्विड तीनों का नेचर होता है। कोई भी चीज, कोई भी कंडक्टर जब गर्म होती तो फैलती है। कंडक्टर अगर होगा, कंडक्टर मतलब हीट अगर उसमें क्रॉस करता होगा तो गर्म होके हर चीज क्या होती है, फैलती है। गर्म होके सोना नहीं है, गर्म होकर हर चीज फैलती है। ठीक है भाई, गर्म होके हर चीज फैलती है। अब फैल कर वो चीज हल्की हो जाती है। कोई चीज फैलेगी तो क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। और हल्की चीज क्या होती है, हमेशा ऊपर की ओर अग्रसर होती है और भारी चीज नीचे बैठती है। ऐसे करके सारी हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो सारी हवाएं गर्म होकर कहाँ चली जाएगी, ऊपर। उसी तरह जब ठंडी आ जाएगा तो सारी हवाएं ठंडी होकर सिकुड़ जाएगी, एक जगह घनी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और भारी चीज नीचे बैठता है। तो गर्मी में जमीन पर के सारी हवाएं गर्म होकर ऊपर चली गई तो जमीन पर लो प्रेशर हो गया, हवा कम हो गई। क्यों जी, जाड़ा में भारी होकर सब हवा नीचे बैठ गई तो नीचे में क्या बन गया, हाई प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ रहा है। जमीन पर क्या बन गया, जाड़े में हाई प्रेशर और गर्मी में लो प्रेशर। इंडिया में कोई ऐसा जगह बताओ जहां परमानेंट हाई प्रेशर होता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख में कभी भी जाइए आपको पूरे साल हाई प्रेशर मिलेगा। लेकिन अगर आप चले जाइए तमिलनाडु, वहाँ पूरे साल आपको लो प्रेशर मिलेगा, क्योंकि वहाँ गर्मी है पूरे साल। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश में बदलता रहेगा पूरे साल। गर्मी में कोई और प्रेशर और जाड़ा में कोई और प्रेशर। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। परमानेंट हाई प्रेशर इंडिया में कहाँ मिलेगा, सोना नहीं है भैया, कोई जम्हाई नहीं लेगा। मेरे क्लास में जम्हाई लेना मना है, अनैच्छिक क्रिया पर भी रोक है। क्रिया होता है ना, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, अनैच्छिक क्रिया, जम्हाई लेना, छींक आना, बिल्कुल छींक आना चलेगा, जम्हाई लेना मना है। कुछ हो आ जाए हम मना कर देना, रिकॉर्ड मत कर देना भाई, रिकॉर्ड मत कर लेना मेरी बात को। जाके कंप्लेन मत कर देना कि आदमी है क्लास में वो जम्हाई भी लेने नहीं देता। हाँ जी बताओ, बिहार अभी तुम्हारे दिमाग में समझ विकसित कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे चैप्टर को, समझ विकसित कर रहे। बताओ बिहार यूपी में क्या होगा, बिहार उत्तर प्रदेश में कभी हाई प्रेशर तो कभी लो प्रेशर, क्योंकि गर्मी में यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर और जाड़ा में हो जाएगा हाई प्रेशर। और कश्मीर में पूरे साल ठंडी तो हवा हमेशा नीचे, तो हमेशा हाई प्रेशर। तमिलनाडु इक्वेटर के पास है तो पूरे साल गर्मी तो पूरे साल लो प्रेशर। क्लियर है।
वैसे ही पूरे धरती पर कुछ स्थान ऐसे हैं विद्यार्थी जी जहां पूरे साल हाई और पूरे साल लो प्रेशर होता है। अभी बनाना नहीं है आपको, आप सिर्फ देखते रहिए। देखिए धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसको बोलते हैं इक्वेटर, पहले भी बता चुके हैं। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और विषुवत रेखा के 5 डिग्री दक्षिण, यहां होता है लो प्रेशर, पूरे साल यहां लो प्रेशर। दुनिया में कुछ बेल्ट ऐसे हैं जहां पूरे साल हाई प्रेशर, जहां पूरे साल लो प्रेशर होता है। 30 से 35 डिग्री पे अगर आप आइएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पूरे साल मिलेगा आपको हाई प्रेशर। पूरे साल क्या मिलेगा? 30 से 35 डिग्री के पास पूरे साल हाई प्रेशर मिलेगा। उसी तरह से 60 से 65 डिग्री के पास पूरे साल विद्यार्थी जी आपको मिलेगा लो प्रेशर। 60 से 65 के पास पूरे साल क्या मिलेगा विद्यार्थी जी? लो प्रेशर। और जो 90 डिग्री है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये साउथ है साउथ है, ये नॉर्थ है नॉर्थ है नॉर्थ है साउथ है। यहाँ पूरे साल 90 डिग्री के पास मिलेगा हाई प्रेशर और साउथ में भी 90 के पास हाई प्रेशर। ये परमानेंट बेल्ट है, मतलब ये पूरे साल सेम ही रहता है। धरती पर अगर 0 से 5 के बीच जाते हैं, मतलब कहाँ जाते हैं विद्यार्थी जी? ब्राज़ील जाएंगे, कांगो जाएंगे, सोमालिया जाएंगे, इसके बाद आप जाएंगे सिंगापुर, मलेशिया, इन सभी जगहों पर विद्यार्थी जी पूरे साल लो प्रेशर होता है। कभी हवा ज़्यादा नहीं होती, वजह है कि सूरज के प्रकाश पूरे साल यहाँ सीधा चमकता है। यहाँ जाड़े का कोई मौसम नहीं होता, पूरे साल 0 से 5 के बीच में गर्मी होती है। ठंड का कोई मौसम नहीं, हम पहले ही बता चुके हैं। सुबह के 8 से लेकर दिन के 2 बजे तक भयानक गर्मी, इतनी गर्मी कि आप काले पड़ जाएंगे, क्रिस गेल, ब्रायन लारा, जयसूर्या बन जाएंगे। और शाम को 2 से 4 के बीच मूसलाधार बारिश, बारिश नहीं हैवी रेन, ऐसी बरसात जिसमें आंधी नहीं होती, केवल बारिश होती है इतनी तेज। अगर आंधी ना हो, हवा ना हो, केवल तेज बारिश हो, उसमें आप निकल जाइए गलती से भी, आपको सांस रुक जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तेज वर्षा में। हवा बंद हो जाए, पूरा तेज बारिश हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये बात मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, महसूस करके बता रहा हूँ। एक बार मैं बारिश में पकड़ाया, कोई हवा नहीं थी, बिल्कुल हवा बंद और बहुत तेज बारिश, ऐसा कि चोट लगने वाला भयानक बारिश। सांस बंद होने लगा कि जान चला जाएगा। कई 2 मिनट में वर्षा बंद हो गई थी। सच्चाई बताता हूँ, अब ये बात किताबों से पढ़ के आप पढ़ेंगे, ये मैं अपने से महसूस किया हूँ। तो भैया वर्षा जब तेज होती है तो ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ पर 2 से 4, बाद में मैंने पढ़ा भी किताबों में कि 2 से 4 वहाँ ऑफिशियल छुट्टी दे दी जाती है। 2 बजे से 4 बजे के बीच कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये पूरे साल यही दशा है वहाँ, पूरे साल गर्मी, पूरे साल वर्षा, इसीलिए उमस रहता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, सफोकेशन होता है, जिससे कई प्रकार के मक्खी और मच्छर पैदा होते हैं जो बीमारी फैलाने में काफ़ी मदद करते हैं। वही सीसी मक्खी जो बताया था, टसी टसी फलाई, हमारे हरियाणवी मित्र बोलते थे, जैसे ट्रेन में बैठते थे उनसे पूछते सर वो स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो बोलते टसी टसी फलाई। तीसरी बार जब पूछा तो वो पकड़ लिए कि ये हमारा फिरकी ले रहा है। एक टीचर थे, क्या नाम था उनका जानते होंगे आप, पैरामाउंट में थे, जानते होंगे, जमशेद, क्या नाम था उनका, कुछ ऐसी नाम था, हैं, बायोलॉजी। एक ठाकुर दीपेंद्र सिंह पढ़ाते थे, एक और थे लोग, 2 लोग थे, खैर जान दीजिए। तो भैया वहाँ मत यही स्थिति होती, तो पूरे साल गर्मी होगा विद्यार्थी जी, तो क्या होगी, हवाएं रुकेंगी ही नहीं। अगर यहाँ हवा कहीं से आएगी भी तो उठ जाएगी। और 30 से 35 में जितने भी कंट्री हैं, जितने भी जगह हैं, कहीं चल जाओ पूरे जगह पे मिलेगा हाई प्रेशर। फिर 60 से 65 कहीं चले जाओ क्या मिलेगा, लो प्रेशर, सोना मना है। और 90 के पास चले जाओ पूरे साल हाई प्रेशर। एक बात बता दें विद्यार्थी जी, अभी इसको पढ़ाने क्यों होता है, इसको बताने से पहले एक बात आपको बता दें कि जो हवा होती है ना, विंड या एयर जिसको बोलेंगे, एयर जब मूवमेंट में हो तो क्या बोलेंगे, विंड, अब मूवमेंट में ना हो तो उसको एयर कहते हैं। इस कमरा में हवा है, गति में नहीं है तो उसको एयर कहेंगे, और जब गति में आ जाए तो उसी को विंड कहते हैं। गतिमान हो जाए
निश्चित दिशा में गतिशील हो जाए कोई भी एयर, तो उसी को विंड कहते हैं। और जब रुका हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? एयर। तो भैया ये जो हवा है इसकी दो तरह का मूवमेंट होता है। एक मूवमेंट होता है वर्टिकल मूवमेंट, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। हवाएं दो तरीके से चलती है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ध्यान दीजिए बात को। आप हॉरिजॉन्टल मतलब धरती के पैरेलल, हवा अगर धरती के पैरेलल ऐसे मूव करे तो उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। हवा ऐसे उठ जाए तो उसको वर्टिकल बोलते हैं। आपको जो फील होता है, जो हवा आपको महसूस होता है मंद मंद, आह क्या मौसम है, वो आपको हॉरिजॉन्टल वाला फील होता है, क्योंकि हवा के साथ आप परपेंडिकुलर है। जब तक आप परपेंडिकुलर नहीं होइएगा, फील तो फिर परपेंडिकुलर होने के बाद ही आता है। महसूस कोई भी चीज होगा, पैरेलल होने के बाद कोई महसूस नहीं होता। तो भैया जब पैरेलल कोई चीज चलता है और तब उसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अगर ई वाला हवा महसूस करना है तो हनुमान जी की तरह होना पड़ेगा, ऐसे उड़िएगा तभी वाला महसूस होगा। जब तक परपेंडिकुलर नहीं होइएगा, वर्टिकल वाला विंड आपको महसूस नहीं होगा। समझ आ रहा है बात ना? हमें इसलिए महसूस होता है ये हवा क्योंकि हम इसके परपेंडिकुलर हैं। अगर ई वाला हवा, उठने वाला हवा अगर महसूस कराना है तो ऐसे आना पड़ेगा, तब ई वाला हवा आपको महसूस हो सकता है। ठीक है? तो भैया आपको जो महसूस होता है विंड, वो है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हवा हमें पता नहीं चलता कि चल रही है क्या हो रही है। उठने वाली हवा, धुआं है तो उसका हल्का फुल्का कलर होता है तो दिखाई देता है ऊपर जाता हुआ, लेकिन सिंपली हवा उठता हुआ दिखाई नहीं देता। वर्टिकल मतलब होता है लंबवत। जिसको नहीं हिंदी में समझ में आ रहा है वो लिख दे लंबवत। इसका मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज जो भी है, ऊर्ध्वाधर लंबवत को बोलेंगे। ठीक है, लंबवते समझना ज्यादा अच्छा है। कहां से उतना कठिन शब्द ला? ऊर्ध्वाधर। आधा लड़का तो इसी में फिर जाएगी, कोची बोल गए ऊर्ध्वाधर। लंबवत सबको समझ में आ रहा है। वर्टिकल और क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल। देखिए विद्यार्थी जी, जो वर्टिकल है हवा का, सुनो, हवा वर्टिकली ऊपर उठता है, उसके दो कारण है। हवा के वर्टिकली ऊपर जाने के दो कारण है। एक कारण तो आपको पता चल गया, टेम्परेचर। नहीं, टेम्परेचर पता चल गया। टेम्परेचर ज्यादा हो तो हवाएं ऊपर उठती हैं, और टेम्परेचर कम हो जाए तो हवा नीचे बैठती है। तो टेम्परेचर के कम और ज्यादा होने से हवा वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन होता है। ज्यादा टेम्परेचर है तो हवा वर्टिकली अप, और कम टेम्परेचर तो हवा वर्टिकली डाउन। ये बात समझ में आ रहा है सबको? आज आपकी पहली क्लास है क्या? पहली बार देख रहा हूं आपको, पहले कभी देखे नहीं थे आप, अटेंड किए हैं। तो टेम्परेचर ज्यादा हो तो क्या होता है? हवा वर्टिकली अप, वर्टिकली डाउन। और दूसरा है, लिखे रोटेशन। दूसरा क्या है? रोटेशन। धरती के घूर्णन के कारण भी। अगर मान लीजिए कि धरती घूम रही है, आपको बताया था ना, कोई चीज घूमने वाली चीज पर फेंकिएगा तो वह रुकता नहीं है, वो बाहर फेंका जाता है। और आपको ये भी बताए थे कि धरती के केंद्र में यानी इक्वेटर पर फेंकने वाला बल का मान सबसे कम होता है, 0। और जैसे जैसे किनारे की ओर जाएंगे, आप कभी कुम्हार का चाक देखे हैं? कभी आपने मेला, गांव का मेला देखा है जिसमें घूमता रहता है चाक, उस पर सामान सटा हुआ रहता है, और मिलता है कड़ी, जो सामान फंस गया वो सामान आपका। तो किनारे नहीं भी देखे तो कभी घूमती हुई चीज पर कोई चीज फेंकिए बीच में, तो हो सकता है वहां रुक जाए, लेकिन किनारे की ओर फेंकते आइए, बहुत तेजी से फेंकाता चला जाता है। तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की ओर। उस बल का खोज धरती के सेंस में एक विद्वान किए थे, कोरियोलिस, बीजी कोरियोलिस। इसीलिए उस बल का नाम पड़ गया कोरियोलिस बल। यानी धरती पर किसी घूमने वाली चीज पर बाहर की ओर लगने वाला बल सेंटर में सबसे कम, और किनारे आते हुए फोर्स का वैल्यू बढ़ता चला जाता है, फेंकने वाला फोर्स। आप महसूस भी करते हो किनारे में उसका फोर्स ज्यादा लगता है, बीच में कम लगता है। धरती में भी इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़िएगा, धरती का जो धरती ऐसे घूम रही है पश्चिम से पूरब, तो धरती का फेंकने वाला जो फोर्स है ना, यहाँ लगभग नेग्लिजेबल होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो फेंकने वाले फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ आते आते वो फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर हवा को भी रुकने नहीं देगा। हवा को भी वो क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा, यानी ऊपर फेंक देगा। तो हवा के वर्टिकली अप होने का दूसरा कारण क्या है? धरती का रोटेशन या कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, इसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं आप।
कोरियोलिस फोर्स, समझ में आ रहा है जी। इक्वेटर पर सबसे कम लगता है, समझ में आ गया। अब पोल की ओर ज्यादा लगता है। तो धरती, तो हवा के वर्टिकली अप होने का दो कारण, एक तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तब अप, और दूसरा हवा फेंका जाएगी रोटेशन के कारण। लेकिन हवा के क्षैतिज रूप से चलने का बस एक ही कारण है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्षैतिज चलने का, हवा जब धरती के पैरेलल चल रही है तो उसका बस एक ही मात्र कारण है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। कहीं हवा ज्यादा हो गया, कहीं कम। मान लीजिए इनकम टैक्स गोलंबर पर हवा की मात्रा ज्यादा हो गई और यहाँ पर किदवईपुरी में हवा कम, तो इनकम टैक्स से क्या होगा, एक हवा चलेगी किदवईपुरी की ओर, तो वहाँ हवा ज्यादा है मतलब हाई प्रेशर, यहाँ हवा कम है मतलब लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी कि हवा का हॉरिजॉन्टली चलने का एकमात्र कारण है हाई प्रेशर लो प्रेशर। लेकिन ध्यान रहे, हवा के वर्टिकली का कारण में कहीं भी हाई प्रेशर लो प्रेशर जिम्मेवार नहीं। बात याद रखिए ना, बाद में क्वेश्चन मत पूछिए सर ये कैसे जा रहा है सर। हवा के अप और डाउन होने के पीछे लो प्रेशर हाई प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। इसको उतार लीजिए और उसको भी उतार लीजिए। अच्छा, यहां तक समझ में आया? समझ में आया भाई? हाँ, सागर किनारे दिले पुकारे, हवा क्यों जा रही आगे पीछे बताएंगे। आप चिंता न करिए, आज बताएंगे। आप टेंशन न लें, हम हैं तो क्या गम है। आज सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आज हम आपको एकदम घोर के पिला के जाएंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं तो बोल दिए ना। हम कहाँ बोले अपना पढ़े? बिल्कुल आप हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं, बस एक कमी है जो मैं बता चुका हूं, कंसंट्रेशन बनाना है। वो रामदेव बाबा को फॉलो थोड़ा कर लीजिए। धर्म विरोधी तो अच्छी बात तो है, इसमें बुराई क्या है? कुछ आप कुछ नहीं मानते इसका मतलब ही को बहुत कुछ मान रहे हैं। नहीं मानना भी तो एक बार करके मानना है। वाजपेयी ने क्या कहा कि आस्तिकता में, नास्तिकता में भी आस्तिकता है। नास्तिक होना तो एक चीज मान रहे हैं कि हम नहीं मानते, नहीं मानना भी एक प्रकार का मानना है। हर इंसान यहां दुनिया में आस्तिक है, कोई नास्तिक नहीं है। आप धर्म विरोधी होकर भी आस्तिक है ना। टीका का पूरा लगा के आए हैं तो कैसे करें भाई? देखिए पूरा टीका का लगा के आए, पकड़ा गए और कह रहे हैं धर्म विरोधी है। सबको धर्म विरोधी होने की सलाह दे रहे हैं और खुद धर्म करके आ रहे हैं। क्या वर पूजा था आज? हाँ, इसीलिए तो हवा भारी हो गई तो जमीन की ओर चलने लगती है। जमीन पर उस समय गर्मी, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो जमीन पर लो प्रेशर बना रहता है, तो वाटर वेपर लिया हुआ भारी हवा वो चलने लगती है जमीन की ओर। हाँ हाँ हाँ, तभी तो मानसून आता है भारत में। ठीक है भाई, हमारे यहाँ प्रकृति पूजा का प्रचलन है। आज ना देवी देवता का रूप रंग आ गया। एक जमाना था जब देवी देवता का रूप रंग नहीं था, तो नदी का पूजा करते थे, पहाड़ का पूजा करते थे, पेड़ का पूजा करते थे, आग अग्नि का पूजा, जिससे जिससे डरते थे, जिससे जिससे डरते थे उस सब की पूजा करने लगे। धीरे धीरे देवी देवता का रूप रंग आया। गुप्त काल तक बहुत सारे देवी देवता का रूप तो गुप्त काल में आया है। गुप्ता पीरियड में ही बहुत सारे देवी देवता का रूप रंग आया है ना। हाँ, तब मनुस्मृति सब गुप्त काल में आया सब। तो देवी देवता जो बने हैं, भगवान कृष्ण ये सब बने हैं गुप्त काल में आने के बाद। उससे पहले बहुत कम देवी देवता थे। धीरे धीरे उनका रूप गठित हुआ। सिंधु घाटी में तो मंदिरों नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिला है। देवता का प्रमाण मिला है, लिंग पूजा होती थी। और हाँ मिला, शिव शक्ति की मूर्ति नहीं मिला है ना, वो शिवलिंग की पूजा करते थे लोग। शिव शक्ति की नहीं मूर्ति मिला है। हाँ, मातृ देवी का मिला है, जिससे पेड़ निकल रहा है उसके पेट से। इससे पता चलता है कि शायद मातृ ज्यादा मूर्तियां महिलाओं की मिली है। हाँ, तो धीरे धीरे वैदिक काल में फिर धीरे धीरे डेवलप होता चला गया समय के साथ। अब तो भगवान को लोग
ओबीसी एससी एसटी सब में बांट दिए। हनुमान जी ओबीसी हैं किसने कहा? अब तो भगवान जी को भी लोग ओबीसी एससी एसटी जातिगत जनगणना में शामिल कर रहा है सब। तो यही भगवान को किस जाति में गिनिएगा? भगवान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान को भी राजनीति करके सब। अब मोदी जी उठा लिए गदा कि बजरंग बली के खिलाफ बोलोगे तो भगवान हनुमान जी गदा से मारेंगे। उल्टा गदा से मोदी जी को मार दिया हनुमान जी। हो गया जी। बनाइए ना, हम आज इत्मीनान से हैं। अच्छा, भूगोल जितना दिन से आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? सवाल बनता है अब थोड़ा मोड़ा। हम पूरे सवाल की तो गारंटी ना लेते हैं, लेकिन जो भूगोल हम पढ़ाए हैं उतना सवाल बनता है उसमें से। कहने का मतलब ये है, जो लोग नए हैं 2-4-5 दिन से आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी उनसे थोड़ा कम सवाल बनता होगा, लेकिन जो पुराने हैं, हम अपने विषय के टेंडर ले रहे हैं और किसी विषय में तो हम नहीं टेंडर लेते हैं। भूगोल के जो सवाल हमने पढ़ाया है, हमारा इज्जत इस बार बचाया। उत्तर प्रदेश पीसीएस खूब क्वेश्चन आया, जम के आया। मेरी बातों का जिसने ध्यान रखा होगा एक बात का, उसका प्रश्न बना होगा, और जो मेरी बातों का ध्यान नहीं रखा होगा, अपना दिमाग लगा दिया होगा, उसका प्रश्न गलती हुआ होगा। अरे प्रीवियस छोड़िए ना, परसों एग्जाम हुआ उसमें ही बात मैं कर रहा हूं। मतलब कि जब प्लैंकटन वाला क्वेश्चन आया, हमने बोला था कि 3 से 4 डिग्री बढ़ जाए, तो वहां क्या दिया था 10 डिग्री। हमने बोला मछलियां मर जाती है, वो कह रहा प्लैंकटन आ जाता है, कहां से आ जाएगा? तो गलती है। देखिए, तो हमारा क्या है क्या है? अच्छा, इससे भी क्वेश्चन आ गया था। कोर्निस बल भी पहले बता ही चुके थे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया ये बात। यानी हवा के वर्टिकली अप होने का क्या कारण है? 2 कारण, एक टेम्परेचर और दूसरा रोटेशन या कोरियोलिस बल। और हवा के वर्टिकली ने हॉरिजॉन्टली चलने का एकमात्र कारण हाई प्रेशर लो प्रेशर। सुनो, हाई प्रेशर लो प्रेशर का कोई रोल नहीं है वर्टिकल में। हवा के वर्टिकल मोशन में हाई प्रेशर लो प्रेशर का कोई रोल नहीं है, मिटा दें। अब चलिए, अब सवाल पे आते हैं कि क्यों है? कहीं पर पूरे साल हाई प्रेशर है और कहीं पूरे साल लो प्रेशर, तो क्यों है? अभी चित्र आप मत बनाइएगा, नहीं तो आपका पेज कम पड़ जाएगा। पहले हम बना लेते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध में कंडीशन है वही दक्षिणी गोलार्ध में भी है। उत्तरी गोलार्ध में अगर 0 से 5 के बीच में लो प्रेशर, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 0 से 5 लो प्रेशर। उत्तरी गोलार्ध में 30 से 35 हाई प्रेशर, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 हाई प्रेशर। उत्तरी गोलार्ध में 60 से 65 लो प्रेशर, दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 से 65 लो प्रेशर। पोल के पास उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर, तो यहाँ भी हाई प्रेशर। तो कोई एक तरफ बना दे तो भी काम चल जाएगा ना। अगर एक तरफ बना के समझा दें तब भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा रुक जाइएगा गुरु, सब समझाएंगे। सुबह में बैच था, वहाँ टीचर वाला बैच बना है, 300 बच्चे आए हैं उसमें, और वो पूरा बड़ा हॉल है, इससे दुगना पूरा फुल हो गया था। और एक एसी नहीं चल रहा था, एक पंखा नहीं। हमारे शर्ट के ऊपर यहाँ से यहाँ तक निशान बन गया था, पूरा भीग गए थे पसीने से। लेकिन 300 बच्चा से ऊपर था, समझिए मास्टर बनने का वेव चला हुआ है। किसी तरह राज्यकर्मी का दर्जा पा लेना है। शानदार नौकरी है ना, 5-6 घंटा पढ़ाइए, 40-50 हज़ार लेके जाइए। अब बच्चों से बतियाना ही तो है, क्या करना है ना? है ना? ए टुनमुन, इधर सुनो, इधर आओ। क्या है, पापा का नाम क्या है? अच्छा, रमेश सिंह का लड़का हो जी, बैठो, जाओ। होमवर्क काहे नहीं करता है? एक थप्पड़ मारेंगे। यही तो काम है, दिन भर क्या काम है? यही काम है। ज्यादा हल्ला किया तो छड़ी लेके चल देना है। घर का जितना गुस्सा है उसी के ऊपर उतार देना है, नहीं पीटना नहीं है। फिर वीडियो बना लिया तो दिक्कत हो जाएगा, जेल चले जाइएगा। इधर आइए टुन्नू मुन्नू, इधर सुनो। 85 से 90। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, ये बता भी चुके हैं, समझ में भी आता होगा आपको। सुनो, अगर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, तो नीचे मेरा पैर के पास क्या बनेगा? लो प्रेशर। अब मेरे सर पे क्या बन जाएगा? तो हम इसका 3D फोटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
वो 2D था, पीछे वाला जो था नहीं, ये 2D था, 2 डायमेंशनल। ये 3 डायमेंशनल फोटो है। अगर यहाँ पर हवा 0 से 5 के बीच में पूरे साल सूरज का प्रकाश सीधा चमकता है, 0 से 5 नॉर्थ, 0 से 5 साउथ, सीधा चमकता है, जिस कारण से यहाँ पर पूरे साल गर्मी होती है। अगर यहाँ कहीं से हवा आती भी है तो रुकती नहीं है, गर्म होके उड़ जाती है। यहाँ पर हवाएं रुकती नहीं है, गर्म होकर के हवा ऊपर उठ जाती है विद्यार्थी जी, जिससे यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो ऊपर में उसी के सर के ऊपर आसमान में क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। अब देखिए बात समझना है, 0 से 5 के बीच में लो प्रेशर क्यों है, पूछे आपसे सवाल तो क्या बोलिएगा, बोलो, क्योंकि यहाँ पूरे साल गर्मी होती है। तो लिखना है ड्यू टू, यहाँ साथ में लिख देना, अभी फोटो मत बनाना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर, पूरे साल क्या होता है, उच्च तापमान। यहां पर लो प्रेशर क्यों है, पूरे वर्ष उच्च तापमान के कारण, पूरे वर्ष उच्च तापमान के कारण, ताप के कारण। अगर पूछा जाए कि यहाँ लो प्रेशर 0 से 5 के बीच में क्यों है, क्योंकि यहाँ अब पूरे साल उच्च तापमान क्यों है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्या होते हैं, पूरे वर्ष क्या चमकते हैं जी, सीधा चमकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी कारण से पूरे साल यहाँ गर्मी होती है, हवा आती भी है तो रुकती नहीं है, ऊपर चली जाती है। क्लियर है? अभी जो हवा बेचारा बेचैन होके, मान लो कमरा में गर्मी है, भागा है तुम, तो कहाँ जाके फिर गर्मी है वाला कमरा में जाओगे, वो कमरा ढूंढोगे जहाँ पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, उस कमरा को ढूंढोगे तुम। तो ये भी बेचारा हवा बेचैन होके भागता है, तो ढूंढता है कि इसके तुलना में कहाँ कम गर्मी है। इसके तुलना में जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 30 से 35 के बीच में गर्मी क्या होगी, कम होगी। तो दोनों तरफ यहाँ से हवा क्या होती है, इस हाई प्रेशर से दोनों तरफ हवा आती है उस जगह पर जहाँ पर थोड़ी गर्मी कम है। यहाँ पर क्या है, इक्वेटर के तुलना में कम गर्मी है, यानी लो टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेटर, विषुवत रेखा की तुलना में कम तापमान है, विषुवत रेखा की तुलना में क्या है जी, कम ताप है, जगह कम है इसलिए कम ऐसे लिखना पड़ रहा है। विषुवत रेखा की तुलना में कम तापमान है, इसलिए हवा दोनों तरफ, जो हवा यहाँ से बेचैन होकर उठती है वो ठंडा जगह ढूंढती है। अब बैठती कहाँ है, वो 30 से 35 के बीच में। जो हवा यहाँ से उठती है वो आके बैठती है दोनों तरफ 30 से 35 के बीच में, क्योंकि 30 से 35 के पास कंपेरेटिवली 0 से 5 के तुलना में कम गर्मी है। हालांकि देखा जाए तो यहाँ तो और कम गर्मी है, जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ेंगे ठंडी बढ़ता जाएगा, ऐसा देखा जाएगा। लेकिन ज़्यादा बेचारा बेचैन है तो तुरंत तो कहीं आवास ढूंढेगा ना, इतना दूर आके बैठेगा। तो भैया बैठ गया, तो यहाँ हवा लगातार बैठ रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर बन जाएगा हाई प्रेशर, और यहाँ पर क्या बन जाएगा विद्यार्थी जी, लगातार हवा बैठेगी तो लो प्रेशर। क्लियर है, समझ रहे आ रहा है बात? तो हवा ऐसे भी हाई से लो प्रेशर की ओर चलती है, हॉरिजॉन्टली जब भी चलेगी तो हाई से लो की ओर। वर्टिकल में वो नियम फॉलो नहीं होता, वर्टिकल में अगर रूल फॉलो होता तो हवा को यहाँ पर हाई से लो आना चाहिए था। हमने क्या बोला, हाई लो का कॉन्सेप्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टली में फॉलो होगा। अब समझिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों है पूछा जाए आपसे तो क्या बोलिएगा, विषुवत रेखा की तुलना में कम तापमान है इसलिए। अब आप कहिएगा कि अब देखो यहाँ पर सर हाई प्रेशर को लो प्रेशर दिख रहा था तो हवाएं चली, तो यहाँ भी तो हाई प्रेशर को सामने लो प्रेशर दिख रहा है, तो यहाँ भी एक हवा चलेगी। समझ में आ रहा है बात? तो ये पूरा एक सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा विद्यार्थी जी, सेल। हवा आती रहेगी, उठती रहेगी, फिर आके बैठती रहेगी। अगर हवा यहाँ आती रहे और उठती रहे तो पता चला यहाँ हवा खत्म हो गया, यहाँ के लोग हवा के बिना मरने लगे। हवा सर्किल बना देती है पूरा, समझ में आ रहा है? इस सेल का खोज किया था हेडले महोदय ने, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेडले सेल। हेडले सेल
हेडले सेल इसका नाम पड़ गया। और हमको आसमानी हवा से कोई मतलब ज्यादा नहीं है, हमें जमीन वाली हवा से मतलब है। तो बताओ जमीन पर जो हवा चल रही है वो हवा बताओ जल्दी 0 से 30 की ओर चल रही है कि 30 से 0 की ओर? 30 से 0 की ओर चल रही है। नहीं भूल के भी मत बोल देना कि 0 से 30 की ओर, तो फिर कंसेप्ट पलट गया। फिर 0 से 30 की ओर चलेगी तो इसका मतलब है हाई प्रेशर था। 0 से 30 की ओर तबे ना चलेगी जी जब यहाँ हाई प्रेशर होगा। अगर गलती से बोल दिया कि 0 से 30 की ओर चल रही, इसका मतलब कि आपको जो समझाया वो सब कुछ समझ में नहीं आया, सब आपने खत्म कर दिया मेरा समझाया वो बात। समझ में आया? इस हवा का नाम विद्वान देते हैं ट्रेड विंड। क्या नाम देते हैं? ट्रेड विंड। हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक, अभी मत उतारना प्लीज। अब बताओ मुझे कि परमानेंट बेल्ट है ना जी, परमानेंट हाई प्रेशर, पूरे साल हाई प्रेशर, यही ना बोले हैं आप, पूरे साल लो प्रेशर। तो बताओ ये हवा पूरे साल चलेगी कि नहीं चलेगी? जब परमानेंट हाई लो बना हुआ है तो चलेगी। इसका मतलब इस हवा को क्या बोलेंगे? परमानेंट विंड। क्या बोलेंगे? परमानेंट विंड। और ऐसी हवा जो फिक्स्ड लैटिट्यूड के बीच पूरे साल चले उसे परमानेंट के साथ साथ प्लैनेटरी विंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लैनेटरी विंड। हिंदी में स्थायी पवन या ग्रहीय पवन, स्थायी पवन या ग्रहीय पवन के नाम से जानते हैं। जो हवा पूरे साल चले, फिक्स्ड लैटिट्यूड के बीच पूरे धरती पर पूरे साल परमानेंट चले, उसे परमानेंट विंड या प्लैनेटरी विंड, स्थायी पवन या ग्रहीय पवन के नाम से जानते हैं। काहे स्थायी होगा ये बात समझ में आया? पूरे साल काहे चलेगा समझ में आया? ये हवा की उत्पत्ति समझ में आ गया आपको? इसको ट्रेड विंड है। अभी मत सोचिएगा कि व्यापार में मदद कर रहा है इसलिए ट्रेड विंड नाम पड़ा है, नहीं। जर्मन भाषा में एक शब्द है ट्रेंड। ट्रेंड ना, ट्रेंड चला हुआ है आजकल, है ना। कपड़ों का ट्रेंड चलता है, मूछों का ट्रेंड भी चलता है, कई तरीके का ट्रेंड चला होता है। तो भैया ट्रेंड विंड था, एक ही दिशा में जब लगातार सब लोग फॉलो कर रहा है तो बोलते ट्रेंड चला हुआ है आजकल का। ये क्या जोकड़ जैसा पहना है जी? अरे महाराज आप जोकड़ बोलिएगा, ट्रेंड चला हुआ है। नहीं बढ़िया लगे। हम लोग बिहारी खासकर भारतीय जो है ना वो ट्रेंड के अनुसार काम करते हैं, कभी भी अपने मन के संतुष्टि के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मन इसी में संतुष्ट होता है। किसी को देख लिए 4-5 लोग ऐसा पहना हुआ, मन बेचैन चल रहा है, जब तक खरीदेंगे नहीं वैसा तब तक काम नहीं चलेगा। आजकल लड़का लड़की बनने के ट्रेंड में चला हुआ है और लड़की लड़का। सन्नी लियोनी क्या है? एक कलाकार है, एक्टर के रूप में काहे नहीं देखते आप? सन्नी लियोन को आप एक एक्ट्रेस के रूप में देखिए, एक कलाकार के रूप में देखिए, बात खत्म है। चलिए कोई बात नहीं, इधर आइए। अब इधर आओ भैया, हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए। सोच ठीक होगा ना, जीवन में एक ही चीज महत्वपूर्ण है। सुनिए मेरी बात, जीवन में एक बात सबसे महत्वपूर्ण और खास है आपकी सोच। यही आपको तकलीफ भी दिलाता है, यही आपको खुश भी करता है। जीवन में हमेशा निगेटिव पॉइंट को भी आप पॉजिटिव सेंस में देखें। एक साधु जी गुजर रहे थे एक छत के बगल से, तो ऊपर से एक महिला, शुरुआत में गांव में खाना चूल्हे में बनता था तो राख होता था, तो पूरा आदमी ज़्यादा दूर सफ़र नहीं करता था, पीछे राख फेंकता था। तो साधु जी बेचारे पूरे चेला चपाटी के साथ घूम जा रहे थे 50 लोगों के साथ, उनके सर पे ही आके पूरा राख गिरा। साधु जी गुस्सा भी होते, अपने चेलों की मदद से उस घर पे आक्रमण करवा देते। ऐसा होता, चेला गुस्सा हो गए सब। एक गुरु जी के राख किसी ने फेंक दिया, उसको छोड़ेंगे नहीं। गुरु जी ने बोला कि क्यों गुस्सा हो रहे हो? शुक्र मनाओ कि मेरे ऊपर अंगार गिरने वाला था, ये मनाओ कि बुझा हुआ राख गिरा है इसलिए हम बच भी गए। उस महिला का शुक्र अदा करो, चलते हैं आगे। इससे क्या हुआ? गुस्सा होते, एनर्जी लॉस होता, टाइम लॉस होता, सेल बर्बाद होता, आगे निकल गए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो हमेशा सोच को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, तो उससे क्या होता है कि आप हमेशा, जो इंसान कष्ट जो झेलता है ना, सिर्फ अपने सोच के कारण। 2 चिप इसमें लगा है, निगेटिविटी वाला चिप। अब किस चिप का आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके ऊपर। भगवान ने आपको नींबू दिया है, उसको लगा के आंख में रोइए या शरबत बना के पीजिए, ये आप पर निर्भर है। भगवान कहाँ दोषी है? अगर आप तकलीफ झेल रहे हैं तो सिर्फ आपके कारण वो तकलीफ आपको होता है। ये बात मानते कि नहीं मानते हैं? आप हमेशा खुश होते हैं तो अपने ऊपर ले लेते हैं
कि हम बड़ी मेहनत किए थे इसलिए हो गया, और दुखी होते तो कहा भगवान हम ही से बदला लेना था आपको। भगवान बदला लेने के लिए होता ही नहीं है, भगवान का काम है सबको सुखी रखना। अगर आपके साथ तकलीफ हो रहा है इसका मतलब आपका कर्म खराब है। ये भी हालांकि कभी कभी अपवाद भी होता है। एक यशपाल ने, यशपाल का नाम सुने बहुत बड़ा राइटर, वो यशपाल नहीं, वो वैज्ञानिक यशपाल नहीं, एक हिंदी साहित्य में यशपाल थे, दिव्या। उनका हाँ झूठा सच है, उनका किताब है दिव्या, हाँ झूठा सच, बिल्कुल सही, झूठा सच उन्हीं का है। यशपाल जो है उन्होंने कहा कि जब भाग्य रूठता है ना तो निर्दयी हो जाता है। जब भाग्य रूठता है तो क्या हो जाता है, वो दयावान नहीं रहता, निर्दयी। मतलब एक घर में आग लगा, तुरंत बेटे की मृत्यु हो गई, तुरंत कुछ और घटना घट गया। जब वह रूठता है भाग्य तो रूठता ही चला जाता है। ये कहानी के माध्यम से उन्होंने लिखा था एक लाइन, मुझे अभी भी वो लाइन याद है कि जब भाग्य रूठता है तो वह निर्दयी हो जाता है। खैर जाने दीजिए सब, लेकिन अपनी सोच को हम ठीक रखें। अब देखो विद्यार्थी जी, ये तो परमानेंट विंड हो गया। अब देखिए 60 से 65 के बीच में विद्यार्थी जी हमने क्या बताया था आपको, जमीन पर लो प्रेशर याद है? अगर नहीं याद तो तुरंत बगल में देखिए, 60 से 65 के बीच क्या बनाया था, लो प्रेशर। अब आप सवाल पूछिएगा कि सर इसके तुलना में यहाँ तापमान कम था तो हवा बैठ रही थी, अब यहाँ के तुलना में यहाँ और तापमान कम हो गया सर, चूंकि पोल की ओर आएंगे तो तापमान कम होता जाएगा। तो सर यहाँ बैठ रही है तो क्या हम लोग को आप पागल बना रहे हैं? यहाँ भी हवा को बैठना चाहिए था, यहाँ हाई प्रेशर होना चाहिए था, आप यहाँ लो प्रेशर लिखे हैं। तो विद्यार्थी जी आपको याद होगा हम हवा के वर्टिकल मूवमेंट का 2 कारण बताए थे, याद है आपको? एक बताया था रोटेशन कोरियोलिस बल, हम दूर आते हुए जानते हैं कि टेम्परेचर कम होता है, हवा को बैठना चाहिए था, ये मुझे भी पता है। लेकिन हम ये भी बताए थे कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर आइएगा फेंकने वाले फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। नो डाउट यहाँ हवा को बैठना चाहिए था ठंडा होकर, लेकिन यहाँ पर कोरियोलिस बल इतना ज्यादा है कि हवा को क्या कर देता है, ऊपर की ओर फेंक देता है, जिसके कारण नीचे में हो जाता है लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर गर्मी के कारण नहीं है, यहाँ लो प्रेशर ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स या ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन या कोरियोलिस फोर्स। समझ में आ रहा है भाई? यहाँ पर है घूर्णन गति के कारण, घूर्णन गति के कारण, या क्या बोल सकते हैं कोरियोलिस बल के कारण। कोरियोलिस विद्वान थे जिन्होंने इसका नामकरण किया था, कोरियोलिस बल के कारण। अब देखिए नियम तो नियम है जी भाई, नियम तो नियम है। हवा हाई से लो की ओर चलती है तो ऊपर में हाई लो यहाँ है तो यहाँ से यहाँ की ओर चलेगी, और जब इस हाई को इधर लो दिख रहा है तो इस हाई को इधर भी तो लो दिख रहा है। जब इस हाई से इस लो की ओर हवा चल सकती है तो इसी हाई से इस लो की ओर हवा क्या नहीं चलेगी, चलेगी। तो चूंकि ये ट्रेड विंड इसका नाम दिए थे, एक दिशा में बहने वाली हवा को ट्रेंड, ट्रेंड ही बन गया बाद में ट्रेड। ये मत सोचना कि व्यापार में मदद करता ही नहीं करता है, हवा कोई भी हो, हवा के दिशा में आप जाएंगे तो मदद करेगा, हवा के विपरीत चलेंगे तो रोकेगा जहाज को, पानी बढ़ने नहीं देगा। तो भैया तो ये हो गया इसका उल्टा डायरेक्शन में, तो लोग नाम दे दिए एंटी ट्रेड विंड। इसका नाम क्या दे दिए, एंटी ट्रेड विंड, अंग्रेजी में, हिंदी में गैर व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन। विद्यार्थी जी ये जो सेल बना, इस सेल का नाम है फेरेल सेल। क्या नाम है विद्यार्थी जी, फेरेल। एक विद्वान थे, फेरेल का नियम भी पढ़ाए थे एक दिन हम, याद है? कोई भी हवा जब उत्तर की ओर जाती है तो अपने दाहिने मुड़ जाती है, जब कोई हवा घूमने वाली चीज पर उत्तर की ओर जाएगी तो अपने किधर मुड़ जाएगी, राइट, और साउथ की ओर आएगी तो अपने लेफ्ट। कोई भी हवा उत्तर की ओर, ये नियम है घूमने वाली चीज पर, धरती घूम रही है तो हवा अगर उत्तर की ओर जाएगी तो अपने राइट मुड़ जाएगी, और दक्षिण की ओर आएगी तो अपने लेफ्ट मुड़ जाएगी। बताए थे आपको, इसी को फेरेल का नियम कहा जाता है, फेरेल्स लॉ। कभी पूछता है तो बोलेंगे विंड गोज टुवर्ड नॉर्थ देन इट बेंड टुवर्ड राइट, एंड विंड गोज टुवर्ड साउथ देन इट बेंड लेफ्ट। जब दक्षिण की ओर हवा जाएगी तो मुड़ जाएगी अपने बाईं ओर, और उत्तर की ओर जाएगी तो हवा मुड़ जाएगी अपने दाहिनी ओर। बात चली है तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भैया। हवा अपने दाहिने और बाएं मुड़ती है, ठीक है ना, तो ये बात करेंगे थोड़ा देर में, रुक जाइए अभी इसको समझ गए फेरेल्स लॉ ना। जब हम बताएंगे ना हवा का गति तब उसमें बता देंगे, आज ही बता देंगे।
तो फेरेल ने इस सेल का खोज किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया फेरेल सेल। रटना क्या है, हेडलेस सेल, फेरेल सेल। और देखो विद्यार्थी, आप बोलेंगे कि सर फिर उल्टा पुल्टा काम आप कर रहे हैं। यहां पर जब लो प्रेशर है सर, हवा कोरियोलिस बल के कारण फेंका गया, तो कोरियोलिस बल इसके तुलना में यहां तो और ज्यादा होगा, तो यहां तो फेंकाया जाना चाहिए, और ज्यादा हवा को फेंकाना चाहिए। क्या मतलब है सर, कभी यहां उल्टा कभी यहां उल्टा। सही बात है, आपका चिंता जायज है, ये चिंता में हम भी रहते थे, लेकिन धीरे धीरे चिंता दूर हुआ। चिंता चिता के समान होता है, चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता को साइड में रखिए। देखो भैया, आप देखो इधर, यहां पर हाई प्रेशर क्यों, नो डाउट आप सही बोल रहे हैं कि यहां पर हवा को फेंकाना चाहिए, सही बात है, आप कोरियोलिस बल इससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हवा बैठ रही है ड्यू टू एक्सेस कोल्ड, ड्यू टू एक्सेस कोल्ड, अति ठंड के कारण, अति ठंड के कारण इतना ठंडी है कि सारी हवाएं एकदम से नीचे बैठ जाती है। कल बताया था मैंने शायद कि आप पोल के पास थोड़ा ही ऊपर जाइएगा तो सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, ऐसा बोला था, क्योंकि हवा एकदम नीचे बैठ जाती है और इतनी भारी हो जाती है कि नो डाउट इसके तुलना में यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, सॉरी कोरियोलिस बल ज्यादा है, लेकिन इतनी भारी हो जाती है हवा को बल उसको फेंक नहीं पाता, जिसके कारण अति ठंड के कारण हाई प्रेशर, ऊपर में क्या होगा लो प्रेशर। तो नियम है जी, यहाँ भी हवा हाई से लो की ओर, और यहाँ पर हवा हाई से लो, ऊपर वाले हवा से ज्यादा मतलब नहीं है। इसका कोई विद्वान ने खोज नहीं किया, वैसे इसका बताते हैं, इसको बोला गया पोलर सेल। पोलर सेल यानी क्या होगा, ध्रुवीय सेल। ये तीनों जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये सब अलग अलग सेल खोज के छोड़ दिया था। हेडलेस सेल अपना सेल खोज के छोड़ दिए, फेरेल अपना खोज के छोड़ दिए। ये तीनों को एक मॉडल के रूप में, एक माला के रूप में तीनों सेल को पिरोया विद्वान ने, जो कि बहुत जगह नहीं मिलेगा। इसका नाम था पॉलमैन महोदय। पॉलमैन महोदय ने इसको एक सिद्धांत के रूप में बना दिया, जिसका नाम था इस मॉडल का नाम दिया ट्राइसेलुलर मॉडल। ट्राइसेलुलर मॉडल, इस हवा को बोला गया पोलर विंड, ध्रुवीय पवन, यानी पोलर विंड। इसका मतलब ये भी परमानेंट ही चलेगी, परमानेंट हाई, परमानेंट लो है तो परमानेंट। इसका मतलब परमानेंट विंड 3 प्रकार का है। परमानेंट विंड कितने हैं? 3, व्यापारिक, गैर व्यापारिक और ध्रुवीय। कोई नहीं उतारेगा, पहले प्रश्न का उत्तर देगा मेरा, तभी पानी पीने को मिलेगा। यहाँ यक्ष खड़ा है, पानी पीने को तभी मिलेगा जब यक्ष प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नहीं बोलते, सामने यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है। नहीं आदमी बोलता है कि धर्म संकट में पड़ जाता है कि एक ही लड्डू है, किसको दें। तो ऐसे में क्या होता है, आदमी के सामने यक्ष प्रश्न आ गया। तो यक्ष ने प्रश्न पूछा था महाभारत में, जब वन में भटक रहे थे पांडव, तो सब ऐंठ दिया, जय ऐठा, सबको गोड़ हाथ बांध के बहुत से को सुला दिया। वो आ गए युधिष्ठिर, बोले कौन सा प्रश्न है बोलिए। तो युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। नहीं, वही बात यहाँ यक्ष प्रश्न हम पूछने जा रहे हैं, जिससे पूछेंगे वही उत्तर देगा, बीच में बोलने वाला को मुर्गा बनाएंगे, ये भी तय बात है। चलिए देखते हैं कौन कौन बता पाता है। चलिए बताइए, एंटी ट्रेड विंड, जिनसे पूछेंगे वही बताएगा। तुम बताओ, हाँ मैं तुमसे पीछे, हाँ तुम ही बताओ, एंटी ट्रेड विंड कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच चल रही है? बीच में कोई बोला तो सोच लो, गला काट देंगे, कान काट लेंगे। 65 to 30, 65 से 30 की ओर चल रही है। बैठ जाओ, मैंने इतना देरी समझाए, माथा फोड़े हम अपना, तब भी माथा फूटा नहीं। भैया इसका मतलब अगर तुम 60 से 30 की ओर चला रहे हो, इसका मतलब 60 के पास हाई प्रेशर होगा, तब है ना, है हाई प्रेशर, तो काहे चला दी है? समझ में आया कि फिर नहीं, फिर से बताना पड़ेगा आगे? तो चलो फिर से तुम ही बताओ, हम समझते हैं ना बात, कहां पूछना है। चलो बताओ, पोलर विंड कहां से कहां के बीच चलती है? 85, अब सही, चलो समझ गए इसका मतलब। बैठो, दूसरा सवाल अब किससे पूछे? अमरजीत से ही पूछ लेते हैं। चलिए बताइए, ट्रेड विंड किसके किसके बीच चलती है?
35 से 5, ठीक बात है, सही है, समझ गए ना बात। अब उतारिए, यही छोटा सा टेस्ट लेना था। बनाओ, बनाइए महात्मा जी, ओ साधु जी, बनाइए। आप सभी को दिल लगा के पढ़ाता हूं, सच्चाई बता रहे हैं आपको, नहीं हर बैच में हमारा वही है, मैं जिस बैच में जाता हूं सबको अच्छे से ही पढ़ाता हूं। पूरा फेसबुक फोटो से भर गया है, खाली बर पूजा वाला फोटो से भरा हुआ है। हाँ, वही धागा से बांधे पहले पूरे बर्फ को, ताकि उछल कूद ज्यादा ना करे, फिर पंखा झेले, सफोकेशन ज्यादा तो ना हो रहा है, बांधे हैं तो ना सफोकेशन नहीं हो रहा, पंखा झेलो। और घर जाके उसी पंखा से 4-5 पंखा दे दिए कि अभी तक खाना नहीं बना है, सफाई घर का नहीं हुआ है, क्या कर रहे थे, 50 गाली भी हो गया बर पूजा। समझ में आना भी नहीं चाहिए, शादीशुदा आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति शादीशुदा है वो व्यक्ति कुछ ना समझे तभी बेहतर है। अगर घर में सब बात समझने लगा तो समझिए कि शादीशुदा जिंदगी में फिर प्रॉब्लम आ सकता है। बस ऐसा महसूस, समझदार रहो, पर ऐसा फीलिंग कराओ कि हम कुछ नहीं समझते हैं, हम महाबेवकूफ़ इंसान हैं, सामने वाला जो बहुत बेहतरीन इंसान है, बस इसी में आपकी भलाई है। हाँ, तजुर्बा मेरा नहीं भाई, अब जो हमारा व्यक्तिगत तो कोई तजुर्बा है नहीं, दुनिया को तजुर्बा मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारा ये सब सोचा हुआ सच है या फिर देखा हुआ सच है, भोगा हुआ सच नहीं गुरु। यही भय के कारण तो हम आज तक मतलब अपना डिसीजन नहीं ले पाए, यही डर के कारण। बहुत डर है गुरु इस फील्ड में। हाँ, माउंटेन ड्यू। हमने देखा है ना, जितने लोग हैं शादीशुदा वो लोग बेवकूफ़ बनने के एक्टिंग करते रहते हैं, वो होते नहीं हैं, वो जान को हाँ एक्टिंग करते हैं ताकि सामने खुश रहे इसी में। हाँ, सामान्यतः सबकी शादी तो होती नहीं है जिससे प्यार करते हैं। हाँ, उसकी शादी होती है 6 महीने के बाद, और तुरंत वो बट शादी के अपने पति के लिए इतना यही समझ में आता है कि ये कौन किससे प्यार कर रहे हो। बड़ा तकलीफ में है आप, लगता है मुझे कहीं प्रॉब्लम हुआ है लगता है, तो इनके साथ जुड़िए, सारो सारी में लगिए, आपका दवाई बताएंगे वही। सही बात है। हमको जिस दिन से आया हूं मुझे आपकी तकलीफ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, ये तो बात है, गुरु आदमी है। क्या जय जी, कहे तो एकदम उदास लग रहे हैं आप। हवा है, हम लोग भूगोल वाले हवा का भी चित्र बना देते हैं, जिसका कोई चित्र नहीं उसका भी चित्र बनता है। नहीं जी, बनाओ जल्दी, ऐसा लिख देना नीचे ऊपर जो लिख ले हैं हम। क्या है? 14 फरवरी को सर फोटो डाल दिए तो क्या लिखती है? विद माय वर्ड। अब यह होता है तो लिखती है विद माय यूनिवर्स, मतलब वर्ड चेंज हो जा रहा है। ये भी लिखता है क्या? हाँ, तो हम जानवे नहीं करते थे बात, ये पहली बार जान गए। अच्छा, यही बताए थे तो इस क्लास को मैं अनुभवी क्लास घोषित करने जा रहा हूँ। आप कहे ना कुर्सी लगा के यहाँ बैठते हैं आप चेयर लगा के यहाँ बैठा कीजिए, हम नीचे आ जाएंगे, आप यहाँ, आपका स्थान ऊपर होना चाहिए। हम हट गए, देखें भी तो क्या बना रहे हो। अच्छा है।
प्लेन पेपर का इस्तेमाल काहे नहीं करते हैं? प्लेन पेपर पे भूगोल अच्छा रहता है, इतिहास में तो लिखना होता है खाली। सही है। ये वाला जो मैप बनाया ना, ये वाला जो 3D मैप जो देख रहे हैं आप, ये हमने चुराया है कहीं से। बोले कहाँ से चुरा लिए? ये हम अपने गुरुजी से चुराए हैं। हमारे गुरुजी बनाते थे, वो भी एक गुरुजी RB सिंह, प्रोफेसर रास बिहारी प्रसाद सिंह, जो पटना यूनिवर्सिटी के VC भी रह चुके हैं। हाँ, तो उनका वो वाला स्टाइल था। माजिद हुसैन ऐसा नहीं बनाते थे, वो दूसरा बनाते थे। उनका वाला अच्छा नहीं था, इसलिए उनका वाला नहीं बनाते हैं। कुछ चीज़ हम माजिद हुसैन का बनाते हैं और कुछ RB सिंह का बनाते हैं। अब बनाया होगा, चूंकि बिहार बोर्ड का जो है तो वही ना किताब सब कंपोज करते हैं। आप नहीं पढ़ाते हैं सर? हाँ नहीं, पहले जब पढ़ाते थे तो पढ़ाते थे। अच्छा जानते, अच्छा है। तो भैया जो बेहतर हमको लगा वही आपको दिया। प्रोफेसर माजिद हुसैन, उनकी किताब भी आती है, तो हमको पढ़ाए 4 महीना। जो उनके किताब में अच्छा लगा वो भी आपको मैं दे देता हूँ। जो उनका कॉपी जो हमको लिखवाए वो, और जो RB सिंह लिखवाए, उनमें जो अच्छा लगा, मैंने जो सबसे बेस्ट क्रीम था दोनों का, भारत के बेस्ट भूगोल के टीचरों का क्रीम निकाल के आपको मैं दे रहा हूँ। और तीसरा, पढ़ाते पढ़ाते मैं भी थोड़ा सा, क्रीम तो नहीं कर सकते, आप कह सकते हैं कि यार टोन्ड मिल्क बोल सकते हैं। हम भी हैं थोड़ा सा, गुरु जी के थोड़ा छाया में रह के अच्छा हुआ है। मुझे भाग्य रहा कि मैं भूगोल अच्छे टीचरों से पढ़ा। सब मतलब, अब अच्छे टीचरों से पढ़ने का फ़ायदा तो होता ही, इसको आप मानिए या ना मानिए। अब वो लोग है, एक तो माजिद सर तो दुनिया में ही नहीं है भाई, माजिद सर चले गए दुनिया से, तो अब तो उनसे पढ़ने का भाग्य आपको मिलेगा नहीं। RB सिंह पढ़ाने छोड़ दिए, तो उनका भी सौभाग्य आपको प्राप्त अब पढ़ने का नहीं होगा। 2 लोग, और अब जानते हैं अब 7 लोग आ रहे हैं। नहीं, उससे पहले ही से VC तो बाद में बने। हाँ, नालंदा ओपन प्रो वाइस चांसलर से हो गया, बन गया जी। क्या कर रहे हो इतना टाइम? कृष्णा, कुछ समझ में आ रहा है बात? कल आप फोन करके हमको एकदम काट दिए, फिर भी कर दिए फोन के एकदम काट दिए। कि अभी तो सोचे कि सर अभी फोन के पास है तबे तो काटे हैं, फिर करो। फिर किए, हम उठाए, बोले सर क्या पढ़ाइएगा चैप्टर? हम भैया कृष्णा जी पढ़ाएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे। तो सर बताइए ना, कुछ पढ़ाइएगा। हम बोले एयर प्लस, अपने ही जानते थे बात, इस सब अंतर्यामी आदमी कृष्णा जी हैं, फिर भी पूछते रहते हैं क्या कृष्णा जी? हमको उससे गुस्सा नहीं आता है। कल आपको उस दोबारा जो कॉल किया तो हम उसको हंस दिए। जान गए सर फोन काटे हैं क्यों? आप फोन के पास हैं, लगाओ लगातार। हो गया, कितना देरी लगाइएगा? ऐसा लग रहा है कि एकदम पूरा। तो लाइन लिख लो, लिखो ट्रेड विंड एंटी ट्रेड, क्या बोलो, क्या छूट रहा है? हाँ, ट्राई सेलुलर, ट्राई TRY होगा, TRI होगा, TRI, ट्राई सेलुलर मॉडल ऑफ एटमॉस्फेयर। किसने दिया? पॉलमैन। इस मॉडल को डेवलप किसने किया? पॉलमैन। ये पॉलमैन का नाम सुनो, सविंदर सिंह में शायद नहीं दिया हुआ है, ये नाम सविंदर सिंह की किताब में नहीं है। माजिद सर लिखवाए थे नाम अपनी कॉपी में, जब हम लोग को पढ़ा रहे थे ना, तो पॉलमैन लिखवाए नाम, तो वहां से ला दिया इसको। हो गया जी। लिखो ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड एंड पोलर विंड इज नोन आर नोन एज ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड एंड पोलर विंड आर नोन एज ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड एंड पोलर विंड आर नोन एज permanent wind and planetary wind. Permanent wind and planetary wind. Trade wind, anti-trade wind and polar wind are known as permanent wind and planetary wind. लिखो हिंदी में, व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को व्यापारिक पवन,
छूट गया जी। ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड आर नोन, बता तो चुके पहले भी, आर नोन एज परमानेंट विंड एंड प्लेनेटरी विंड, ये तो पहले हम बता चुके हैं। हिंदी में लिखिए, व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन को स्थायी पवन या ग्रहीय पवन के नाम से जानते हैं। स्थायी पवन या ग्रहीय पवन के नाम से जानते हैं। अब देखिए विद्यार्थी जी, एक बहुत बढ़िया बात ये देखिए आप, अब इसको फिर से 2D में लाते हैं। 3D से कहाँ लाते हैं? 2 डायमेंशन में लेकर आते हैं विद्यार्थी जी। ये 0 डिग्री बना लीजिए, ये 30 बना लीजिए, 60 बना लीजिए और 90, ये सभी क्या हैं? नॉर्थ। और यहाँ पर 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। अब देखिए विद्यार्थी, जब आप लोग से पूछता हूँ, देखते जाइए, बनाइएगा बाद में, पहले देखते जाइए। बताइए ये कौन सी हवा है विद्यार्थी जी? एंटी ट्रेड। देखो कौन बोला? कौन बोला एंटी ट्रेड? जब तुम बोले, काहे बोले? 30 से 0 की ओर जो चल रही थी एंटी ट्रेड थी। आए वही पकड़ लिए बात, हम सही कौन बोला? इतना अच्छा ज्ञान कौन रखता है? अज्ञानी। देखो यहाँ देखो, 30 से 0 जो चल रही हो क्या है? ट्रेड विंड। 30 से 60 एंटी ट्रेड विंड और 90 से 30 60 पोलर। क्या बात कर दी है, दुखी करके रख दिया है सब। ये बताओ, तुम बताओ, तुम जो अभी अच्छा ज्ञान दिए हो, ये कौन सी हवा है? कौन सी हवा है? बोलो। गैर व्यापार, हिंदी में बोलो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, ये बताओ, ये कौन सी हवा है? ये भी गैर व्यापारिक पवन। ये कौन सी हवा है? ये कौन सी हवा है? पोलर विंड। अब आप कहिएगा कि सर एक बात समझ में हमको नहीं आ रहा है, ये तिरछा तिरछा काहे कर दिए? जब सामने भाई, जब लो प्रेशर हाई प्रेशर सामने सामने, तो इसको सामने सामने भरने आता, कि हवा को टेढ़ा काहे कर दिए? आप बोलेंगे ना भाई कि जब लो प्रेशर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, तो हवा सीधे आती है ऐसे, ये तिरछा आपने हवा को क्यों कर दिया? हाँ बिल्कुल, अभी जो फेरेस लॉ मैंने बताया है कि हवा जब दक्षिण की ओर कभी भी आएगी तो अपने बाएं मुड़ेगी, और जब उत्तर की ओर आएगी तो दाहिने मुड़ेगी। उस मुड़ने के चक्कर में वो तिरछा हो जाती है। जब वो मुड़ने के चक्कर बनाती है ना, तो क्या हो जाती है? कोई भी हवा उत्तर की ओर जाएगी तो अपने दाहिने मुड़ेगी, और मुड़ने के चक्कर में वो तिरछा रूप ले लेती है। और कोई भी दक्षिण की ओर आएगी तो अपने बाएं मुड़ेगी। अब सुनिए बात, एक चीज जो स्पेशल बताना था उस समय हम छोड़ दिए थे। फेरेंस लॉ के अनुसार, बच्चा रुक जाओ ना, उतारने की फेरा में क्या लगे हो? इधर देखो ना, छूट जाएगा तो सब छूट ही जाएगा। कोई भी हवा उत्तर की ओर जाएगी, कोई भी हवा अगर उत्तर की ओर जाएगी तो अपने दाहिने मुड़ेगी, और दक्षिण की ओर आएगी तो अपने बाएं। तो हवा देखो, उत्तर वाली हवा दाहिने मुड़ती है। सुनो, उत्तर वाली हवा दाहिने मुड़ती है, तो जिधर मुड़ेगी वहां क्या बन जाएगा बच्चा? आज इधर से मुड़ के जाएगी, उधर क्या बन जाएगा? मतलब उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर लो प्रेशर और दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हाई प्रेशर और दाहिनी ओर। आप बोले सर इधर ही तो जा रहा है, तो आप कह रहे हैं दाहिनी, यहाँ भी इधर जा रहा है तो बाईं कह रहे हैं आप। अरे भैया, जब ऐसे खड़े हैं तभी क्या है? दाहिनी। अब पैर को ऊपर कर लीजिए, हवा के जैसा सर को नीचे कर लीजिए, तो हो जाएगा बाईं। तो हवा जब बाईं ओर मुड़ेगी तो दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होगा हाई प्रेशर और दाहिनी ओर। उसी तरह से हवा किधर जाएगी? दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर हाई प्रेशर, बाईं ओर। मतलब हवा मुड़ेगी किधर, इसकी जानकारी फेरेल ने दिया। और जब मुड़ेगी तो कैसा प्रेशर किस तरफ होगा, इसकी जानकारी एक विद्वान थे। कौन थे? नाम बताओ, बोलो कृष्णा। बॉयज बैलेट पूछ लेता हूं, ताकि किसी को जानकारी हो तो बता दे। बॉयज बैलेट का नियम समझ गए? फेरेस लॉ को ही दूसरे फॉर्म में डिस्क्राइब कर दिया। किसने? बॉयज बैलेट। हवा उत्तर की ओर जाएगी तो अपने दाहिने मुड़ेगी, तो दाहिनी ओर हाई प्रेशर, बाईं ओर लो प्रेशर।
और दक्षिण की ओर आएगी तो अपने बाईं ओर मुड़ेगी, तो बाईं ओर दक्षिण में हाई प्रेशर और दाहिनी ओर लो प्रेशर। इसी को बोलते हैं बॉयज बैलेट का नियम। इसी को क्या बोलते हैं? और फेरेल्स का लॉ क्या है? फेरेल्स लॉ क्या है? कोई हवा उत्तर की ओर जाएगी तो दाहिनी ओर मुड़ेगी, दक्षिण की ओर तो बाईं ओर मुड़ेगी। ये फेरेल्स लॉ है। और उसको डिस्क्राइब कर दिया प्रेशर फॉर्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? बॉयज बैलेट का नियम। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक लाइन लिख लो पहले, फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ लिखो पहले। समझ में आया? तो लिखो फेरेल्स लॉ, फेरेल का नियम लिखिए। जब, हिंदी वाले पहले, जब हवा उत्तर की ओर जाएगी, जब हवा उत्तर की ओर जाएगी तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी। उत्तर में होता है बाएं ना, उल्टा हो जाता है। उत्तर की ओर जाएगी तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी। जब हवा उत्तर की ओर जाएगी विद्यार्थी जी, तो अपने दाहिनी ओर मुड़ेगी। और दक्षिण की ओर आएगी तो अपने बाईं ओर मुड़ेगी। दक्षिण की ओर आएगी तो अपने बाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है भाई, दिस इज कॉल्ड फेरेल्स लॉ। इसको फेरेल का नियम कहते हैं। लिखिए, व्हेन विंड गोज टुवर्ड नॉर्थ, व्हेन विंड गोज टुवर्ड नॉर्थ, या ब्लोज लिख सकते हैं, व्हेन विंड ब्लोज टुवर्ड नॉर्थ, व्हेन विंड ब्लोज टुवर्ड नॉर्थ देन इट बेंड टुवर्ड राइट। व्हेन विंड ब्लोज टुवर्ड नॉर्थ देन इट बेंड टुवर्ड राइट, टुवर्ड राइट। एंड विंड ब्लोज toward south, when wind blows toward south then it bend toward left, is known as Ferrel's law, is known as Ferrel's law। और इसी को, इसका फोटो बना के लिख दीजिए, बॉयज बैलेट्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? बॉयज बैलेट का नियम, बॉयज बैलेट लॉ, बॉयज बैलेट्स लॉ। कैसे इसको लिखना हो तो कैसे लिखिएगा? उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ क्या होता है? हाई प्रेशर, और बाईं तरफ लो प्रेशर। और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ हाई प्रेशर और दाहिनी तरफ लो प्रेशर। लिख लीजिए, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बॉयज बैलेट्स लॉ लिख के डैश दे दीजिए। फोटो में से काम चल जाएगा क्या? लिखवा भी देते हैं, आप लोग को रहना होता है कि सर लिखवा भी दिया कीजिए, फोटो बाद में समझ में नहीं आता है। लिखिए, तो शुरुआत में कंप्लेन आया था। लिखिए लिखिए लिखिए, हाई प्रेशर फॉर्म्ड टुवर्ड राइट एंड लो प्रेशर फॉर्म्ड टुवर्ड लेफ्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। लिखिए, हाई प्रेशर फॉर्म्ड टुवर्ड राइट एंड लो प्रेशर फॉर्म टुवर्ड लेफ्ट in northern hemisphere, in northern hemisphere, in northern hemisphere। ठीक है, and high pressure, and इस पर लिखिए, and high pressure formed in left, high pressure formed in left and low pressure formed in right in southern hemisphere। high pressure formed in left and low pressure formed in right in southern hemisphere is known as Boy's Ballot law, is known as Boy's Ballot law। हिंदी में लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ उच्च दाब, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ उच्च दाब तथा बाईं तरफ, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ उच्च दाब तथा बाईं तरफ निम्न दाब, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ उच्च दाब तथा बाईं तरफ निम्न दाब। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ उच्च दाब और दाहिनी तरफ, क्यों समझ में आ रहा है ना, क्यों, और दाहिनी तरफ निम्न दाब। इसे बॉयज बैलेट का नियम कहते हैं, इसे बॉयज बैलेट का नियम कहते हैं। क्लियर है सबको? अरे फेरेल का नियम समझ में आया, बॉयज बैलेट का नियम समझ में आया। इसके बाद कहीं कुछ देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ जाएगा। ये चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं ना,
इस चैप्टर के बाद आपको किसी भी जगह पढ़ाना भी हो तो आप पढ़ा सकते हैं जाकर के। इस पूरे चैप्टर को आसानी से आप कहीं भी पढ़ा देंगे छोटे मोटे जगहों पर, तो बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगा आपको। नहीं मिल जाएगा क्या? तब हम चाहते नहीं कि आप पढ़ाएं जब तक आपको सफलता नहीं मिली है, जब तक आपका टारगेट बीपीएससी यूपीएससी है। हम चाहते हैं कि जब तक बन पाए आप एक टाइम खाना खाइए चलेगा, एक कपड़ा 3-4 साल पहनिए चलेगा, लेकिन सपनों को छोड़कर जब आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, कभी कभी गार्जियन से लड़ के भी लोग नौकरी करने चले जाते हैं, न देना खर्चा तो मत दीजिए, जा रहे हैं पढ़ा के हम काम चला लेंगे। ये सब गलत मेथड है। गार्जियन से सुन के पढ़िएगा तो प्रेशर में रहिएगा, एक डर होगा, आप पढ़िएगा। और जिस दिन इंडिपेंडेंट हो गए तो कोई देख थोड़े न रहा है। इसलिए गार्जियन कितना भी डांटे, कितना भी प्रेशराइज करे, गंदा से गंदा शब्द आपके लिए बोल दे, सुन लीजिए, लेकिन लेना गार्जियन से ही है। जब तक गार्जियन से लेंगे आप प्रेशर में रहेंगे, थोड़ा डरेंगे, और आप मेहनत करने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, उतारू रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इंडिपेंडेंट होते हैं आप गार्जियन का डर खत्म हो जाता है। साथ ही साथ आप बोलते हैं नहीं भी पढ़ेंगे तो पैसा आ रहा है ना, और फिर आप खत्म हो जाते हैं। ये जो बहुत, इसलिए हमेशा कोशिश करना चाहिए कि कुछ किसी भी तरह से हो गार्जियन से लेकर ही काम करना है, और 2-3 साल मेहनत करके अच्छे से निकल जाना है ना, ये बात है। चलिए, तो इसका नाम तो आप जानिएगा विद्यार्थी जी, ट्रेड विंड है। अभी बताए हैं आप लोग क्या है ट्रेड विंड, यानी व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन है जी। और इसका नाम आपने बताया है गैर व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन यानी एंटी ट्रेड विंड। इसका नाम भी आप जानते हैं क्या है भैया, पोलर विंड यानी ध्रुवीय पवन। विद्यार्थी जी ध्रुवीय पवन, तो तीनों जानिए गए। और नीचे में ये भी क्या हो गया, एंटी ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड यानी गैर व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन। इसका नाम भी बता ही दिए ध्रुवीय पवन। और आप सभी को पता है ना विद्यार्थी जी कि मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है, और दाहिना हाथ की तरफ पूरब होता है। ये बात पता है ना, सबको पता है ये बात। अब जरा आप लोग का दिमाग देखता हूँ कि आप लोग देख भी ठीक से पाते हैं कि नहीं, कौन इसमें आँख वाला है और कौन इसमें बिना आँख वाला है, अभी पता चलेगा। चलिए, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। अब किससे पूछेंगे, लोग पूरे पुराने वाले सब डर रहे हैं कि फिर टारगेट करेंगे क्या, लगता है हम ही को टारगेट करेंगे, अभी नया लोग को टारगेट करेंगे। चलो बताओ, जिससे पूछेंगे वही, कौन कौन हवा इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पूरब से पश्चिम आ रही है, और कौन कौन पश्चिम से पूरब आ रही है, एकदम कॉर्नर। तुम बताओ कौन इसमें से हवा है जो पूरब से पश्चिम आ रही है। पहले तुम बताओ पूरब से पश्चिम, कोई बीच में नहीं बोलेगा, अपने मन में रखेगा, बोलो। ट्रेन, बिल्कुल सही समझ में, इसका मतलब आंख दिखाई दे रहा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हवा पूरब से पश्चिम में देख रहे हैं, पोलर विंड आ रही है और ट्रेड विंड आ रही है। बाकी एंटी ट्रेड पश्चिम से पूरब जा रही है। 3 गो हवा में 2 गो पूरब से पश्चिम और 1 गो पश्चिम से पूरब। सबको पता है ना, गुड। तो देखो भैया, तो ट्रेड विंड और पोलर विंड को इसीलिए हम पूर्वा पवन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ईस्टर्ली, ईस्टर्ली। और इसका भी नाम क्या दे देंगे, ईस्टर्ली, पूर्वा पवन। हमारे यहाँ पता है ना, हमारे देश में जिधर से हवा आती है ना उसका नाम वही दे देते हैं। नहीं, बहुत तेज पुरवैया चल रहा है बोलते हैं ना, पछिया चल रहा है। अब पुरवैया चल रहा है, बरसात अब नहीं होगा, पछिया चल रहा है, बरसात होने की संभावना है बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अच्छा, किसी से सवाल पूछता हूँ ना, तो आप लोग मत सोचिए कि सर हमको लगता है कमजोर समझ रहे हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने रैंडम ऐसी पूछ लेता हूँ कि किसको पता है नहीं पता है, और सवाल पूछने के बाद आदमी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए थोड़ा सा सोच भी रहे ना और पूछ दिया एक आपसे, तब फिर क्या हो जाएंगे, सब दिमाग आ जाएगा फिर क्लास में। तो फायदा होता है पूछने का। तो भैया पूर्वा पवन और एक हवा पश्चिम से पूरब आ रही, गैर व्यापारिक पवन, इसका नाम क्या देंगे, पछुआ पवन। पछुआ पवन यानी वेस्टर्ली। आपको याद होगा विद्यार्थी जी, जब हम पढ़ा रहे थे जलधारा, तो एक जलधारा इसी के कारण चलती थी, और नाम भी देते हैं वेस्टर्ली ड्रिफ्ट। याद है आप लोगों को, पछुआ हवा। इसका भी नाम क्या देंगे, वेस्टर्ली। क्या नाम देंगे, वेस्टर्ली, पछुआ पवन। यानी एक वो है पछुआ पवन और बाकी 2 गो है पूर्वा पवन, 2 ईस्टर्ली और 1 वेस्टर्ली। एंटी ट्रेड विंड है वेस्टर्ली और पोलर विंड और ट्रेड विंड है ईस्टर्ली।
एकदम क्लियर हो गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया ना यहाँ तक? अरे सबको समझ में आ गया तो बोलो ना, खा पी के ना आए हो क्या? अभी तक भूखे हो? चलो अगला पॉइंट, अब समझो बात। कभी दुनिया का नक्शा आप देखे हैं? ना देखें तो सामने कहा देखो ना, उधर देखो, दिखाई दे रहा है ना? ये पंखा टांग दिया उसी पर, बताइए कौन दिमाग लगाया है उसको? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। कर जाने दीजिए जिसका भी दिमाग हो। अभी देखिए, विवाद में मत पड़िए, जरा देखिए तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में जो दिख रहा है उसमें ज्यादातर जमीन दिख रहा होगा, पानी कम दिख रहा होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में आइएगा ऑस्ट्रेलिया साइड, तो पानी ज्यादा है, जमीन कम। ऐसा दिखाई दे रहा है आपको? एक बात हमको बताइए विद्यार्थी जी, कि हवा जमीन से, सुनो, 100 किलोमीटर हवा को जमीन पर चला दें और वही सेम हवा को 100 किलोमीटर समुद्र से चला दें, ज्यादा तेज कहाँ हवा चलेगी? समुद्र में। काहे कि जमीन पर बिल्डिंग है, पेड़ है, पहाड़ है, कई प्रकार का फ्रिक्शन है, जिसके कारण हवा की गति को कम कर देगा। लेकिन समुद्र में उस टाइप का उतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए हवाएं जमीन की तुलना में समुद्र में ज्यादा तेज चलती हैं। इसका मतलब तो यह हुआ विद्यार्थी जी कि उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, तो उत्तरी गोलार्ध वाला जो ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड, पोलर विंड होगा, उसकी गति दक्षिणी गोलार्ध के ट्रेड, एंटी ट्रेड पोलर की तुलना में कम होगी। ये बात समझ में आ रहा है? बात कम होगी। अच्छा, उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है और पानी कम है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कॉन्टिनेंट ज्यादा है, ओशियन कम है। और दक्षिणी गोलार्ध में ओशियन ज्यादा है, कॉन्टिनेंट कम है, इसीलिए इसको ओसेनिक हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए 2 पॉइंट एक बार लिखिए। उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि महाद्वीप ज्यादा है। उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है। राकेश कुमार, नमन राज, सोनम लता, संगम रानी, एक बार समझ में आ रहा तो लोग बोलते रहना, थोड़ा लगे कि ऐसे पता चला कि लाइव आके फिर चले गए। समझ में आ रहा है जी? हाँ जी, क्या बोला? उत्तरी गोलार्ध को महाद्वीपीय गोलार्ध कहते हैं, काहे कि जमीन ज्यादा है, और तथा दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहते हैं। अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध को महासागरीय गोलार्ध कहते हैं। अंग्रेजी में लिखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ओसेनिक हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ओसेनिक हेमिस्फीयर। समझ में आया? क्यों बोलते हैं भाई? उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है इसलिए बोले कॉन्टिनेंटल हेमिस्फीयर, और दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है इसीलिए बोला गया उसको ओसेनिक हेमिस्फीयर। ठीक बात है ना? तो हवा बताओ, उत्तरी गोलार्ध की हवा ज्यादा तेज चलेगी कि दक्षिणी गोलार्ध की? क्योंकि यहाँ समंदर ज्यादा है, फ्रिक्शन कम है, तो रुकावटें कम मिलेंगी, तो तेज चलना अनिवार्य है। और ऊपर में हवाएं उतनी तेज नहीं चलेंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दक्षिणी गोलार्ध की हवा यहाँ पर 0 से 30 के बीच में तो थोड़ा जमीन दिखाई दे ही रहा है, एकदम नीचे आएगी तो जमीन गायब हो जाता है, खाली पानी दिखाई देता है। तो एंटी ट्रेड विंड इतनी तेज चलती है, दक्षिणी गोलार्ध वाला, उत्तरी गोलार्ध वाला नहीं, दक्षिणी गोलार्ध वाला एंटी ट्रेड विंड इतनी तेज चलती है विद्यार्थी जी कि इसको 30 से 40, 30 से 60 के बीच है ना? अरे एंटी ट्रेड विंड 30 से 60 के बीच है ना? दक्षिणी गोलार्ध वाला एंटी ट्रेड विंड जमीन न होने के कारण इतनी तेज चलती है कि इसी हवा को 40 डिग्री के पास, 50 डिग्री के पास और 60 डिग्री के पास अलग अलग नाम है। 40 के पास गरजता चालीसा, 40 के पास इस हवा को क्या बोलते हैं? सोचिए, इतना तेज चलते, नाम पड़ता है गरजता चालीसा, गरज गरज के चलती है। अंग्रेजी में रोअरिंग 40, रोअरिंग 40 कहते हैं। और 40 डिग्री अक्षांश के पास इसलिए नाम पड़ गया 40 नहीं 40। अब 50 के पास नाम पड़ गया प्रचंड 50, प्रचंड 50। सोचिए क्यों नाम पड़ा? अरे बोले गो, बोलो क्यों नाम पड़ा जी? क्योंकि तेज चल रही है। प्रचंड 50, फ्यूरियस 50। क्या बोलते? फ्यूरियस 50। 60 के पास चीखता 60,
60 के पास चिखता 60, यानी कि क्राइंग 60 बोल सकते हैं आप, चिखता 60 या श्रिंकिंग 60 भी बोलते हैं वहां, श्रिंकिंग 60 है ना, या फिर क्राइंग 60 बोल सकते हैं आप। ये काहे नाम पड़ा तीनों? अच्छा, अब सवाल अगर आपसे हम पूछें कि बताओ किस हवा को बोलते हैं गरजता 40, प्रचंड 50, चिखता 60? पहले तो सुन लो, पहले तो 50, 60, 40 देख के सुनो मेरी बात ना, परीक्षा में भुला गए किसको बोलते हैं नहीं पता। सुन लो मेरी बात पहले, अगर आपको नहीं पता कि किसको बोलते हैं 50 ग्रस्ता 40, प्रचंड 50, चिखता 60 किस हवा को बोलते हैं भुला गए, तो ये याद करो कि 50, 60, 40 के पास कौन चल सकता है? तो 30 से 60 के बीच का भाग है। इसका मतलब एंटी ट्रेड विंड की बात हो रही है। अब गरजेगी कौन, उत्तरी वाला कि दक्षिणी वाला? दक्षिणी वाला। तो साउथ एंटी ट्रेड विंड का ही नाम है ये तीनों। उत्तर वाले एंटी ट्रेड का ये नाम, कभी कभी परीक्षा में टफ क्वेश्चन बनाए तो दोनों ऑप्शन दे देगा, किसको बोलते हैं गरजता 40? उत्तरी ट्रेड एंटी ट्रेड, दक्षिणी एंटी ट्रेड, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कंफ्यूजन कभी ना हो उसका दवाई बता दिए, 40, 50, 60 तो ट्रेड, गरजेगा कौन जहां पानी होगा ज्यादा, तो साउथ वाला। आंसर हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन सुनो विद्यार्थी, उत्तरी गोलार्ध वाला जो एंटी ट्रेड विंड है वो भी कमजोर नहीं है, वो भी तेज ही चलती है, इतना भी कमजोर नहीं है। ये जो बेल्ट है विद्यार्थी, अमेरिका और यूके का बेल्ट है, ये यूनाइटेड किंगडम है और ई है यूएसए। पूछा जाए कि अमेरिका और इंग्लैंड, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ये पड़ता है किस बेल्ट में? तो एंटी ट्रेड विंड के बेल्ट में। कौन सा एंटी ट्रेड, उत्तर और दक्षिण? उत्तरी एंटी ट्रेड के बेल्ट में पड़ता है अमेरिका और यूके। अमेरिका सुअर के मांस के उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 है, पता होना चाहिए। गाय के मांस में अर्जेंटीना और भेड़ के मांस में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे आगे है। सुअर के मांस में अमेरिका सबसे आगे है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अमेरिका सुअर के मांस का दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करता पर खाता नहीं है, ये बेचता है। खाने में माहिर है यूके। यहाँ के लोग खाते बहुत हैं सुअर के मांस, इसको पोर्क कहते हैं। वो वाला सुअर मत समझिए, स्पेशली वो खाने के लिए पाला ही जाता है ना। चिकन मटन से ज्यादा स्वादिष्ट होता है, ऐसा पूछा है मैंने, नॉर्थ ईस्ट वालों से तो बताते हैं। अब यहाँ से जहाज में कभी खाइए, टेस्ट कीजिए तब ना। हम तो भाई कभी किसी चीज का मांस टेस्ट नहीं किए, हम तो पूछ के काम चलाते रहते हैं। तो आप लोग खाते हैं तो खाइए, मांस होता है। अब चिकन नोच के खा सकते हैं तो फिर सुअर के मांस क्यों नहीं खाते? भाई बात है कि आज के बाद याद रखना, जिस दिन चिकन नोचोगे सोचना सुअर के मांस ही खा रहे हैं, छूट जाएगा खाना छूट जाएगा तुम लोगों का। हमारा चेहरा याद कर लेना। हाँ देखो खाई है वो जानती है वो बात। तब हाँ इधर देखो, यूएसए से सुनो, सुअर के मांस को जहाज में लोड, देखो इधर, सुअर के मांस को जहाज में लोड करके अमेरिका के लोग ले जाते थे, यूके ले जाते थे। तो आराम से देख रहे हो ना, अमेरिका से यदि यूके जाइएगा तो हवा का सपोर्ट मिलेगा कि विरोध? क्या मिलेगा जी? हवा का सपोर्ट मिलेगा, देख रहे हो ना, हवा की दिशा में। लेकिन अगर यूके से यूएस से आइएगा तो हवा के सपोर्ट की विरोध। तो इधर से मांस लोड करके ले जाते थे यूके, ठीक है ना। तो लाद के ले गए, उतार दिए, तो खाली जहाज लाएंगे तो घाटा ना होगा। उधर से घोड़ा, मैं बता दूं कि नाटे कद का घोड़ा होता था यूके में। यूके में नाटे कद का सुंदर घोड़ा, उसको कई बार लोग ले भी आए कि घोड़ा को ले आए यहीं पर पैदा कर लेंगे, लेकिन वो हाँ, लेकिन उसको लोग लेकिन वो क्लाइमेट का असर था, वो जीन का असर नहीं था। वो आते ही फिर बड़ा बड़ा घोड़ा पैदा होने लगा, तो मजबूरी थी कि वहीं से घोड़ा लाएंगे। तो यहाँ से घोड़ा लेके लोग आते थे, जाते थे तो सपोर्ट, आने के समय घोड़ा और भारी। अब जहाज बढ़िए न रहा है तो कुछ घोड़ा के उतार के समुद्र में फेंक देते थे कि तैर के चलो, बच गया तो ठीक, और नहीं तो मर गया तो मर गया। तो भैया घोड़ा को फेंकते थे। इसीलिए 30 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक का जो अक्षांश है उसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं जी? हॉर्स लैटिट्यूड। उत्तरी वाले को बोलेंगे कि दक्षिणी वाले को? अब भुला भी गए कि उत्तरी की दक्षिणी। तो अमेरिका कहाँ है, ध्यान देना है। यूके कहाँ है, उत्तरी की दक्षिणी। तो आज उसके बाद अगर कभी उत्तरी दक्षिणी में कंफ्यूजन भी होगा तो यूके याद करके काम हो जाएगा। अश्व अक्षांश, क्या बोलते हैं इसको? अश्व अक्षांश। तो ये हो गया हमारा 30 से 35 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ध्यान रखिएगा, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर
35 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं हम लोग अश्व अक्षांश। भूल गए तो कनपट्टी तोड़ेंगे मार के। हो गया, बन गई पूरे बात। नहीं लिखो अभी तक, बना लिए ना, चलिए प्लस। अब आओ, पेज खत्म हो गया, पेज खत्म हो गया क्या जी? 18 पन्ना है, पेज बता दीजिए, पेज नहीं, अच्छा मिटा देते हैं, जाओ। गरीबी चला आया, जाओ। देखो जी, आदत ना हो गया आराम करने का। अब इधर देखो, ये बताओ कि कहाँ कहाँ लो प्रेशर है? 60 से 65 और 0 से 5, यही लो प्रेशर है ना? लो प्रेशर यही है भाई, 60 से 65 डिग्री में और 0 से 5 में। यहाँ भी हवा कम और यहाँ भी हवा कम, तो आंधी यहाँ भी नहीं आना चाहिए। और आंधी, अरे हवा रहेगी तब ना आंधी तूफान आएगा जी। आंधी यहाँ भी नहीं आएगा, आंधी यहाँ भी नहीं आएगा। लेकिन याद रखना चाहिए आपको, चक्रवात आने के लिए सिर्फ हवा का होना जरूरी नहीं है, साइक्लोन के लिए रोटेशनल मोशन का होना भी जरूरी है। आपको पता है कि 0 डिग्री के पास रोटेशनल मोशन का प्रभाव नेग्लिजिबल होता है, इसलिए यहाँ पर रोटेशनल मोशन का प्रभाव बिल्कुल 0 होता है। इसीलिए 0 डिग्री के पास आंधी तो नहीं आता है, साइक्लोन भी नहीं आता। यहाँ पर साइक्लोन भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ रोटेशनल मोशन का प्रभाव भी 0 है, हवा भी नहीं और रोटेशनल मोशन भी 0। तो हवा चक्रवात में हवा को गोल गोल घुमाएगा कौन? तो हवा को गोल गोल घुमा नहीं पाएगा, तो यहाँ ना तो साइक्लोन आएगा और ना आंधी आएगी। लेकिन यहाँ पर आंधी तो नहीं आएगा, लेकिन साइक्लोन आएगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हवा यहाँ लो प्रेशर उसी कारण से है ना भाई। तो आंधी तो नहीं आएगा, लेकिन साइक्लोन आ सकता है। इसका मतलब ये कंप्लीट शांत क्षेत्र नहीं है, ये वाला कंप्लीट शांत क्षेत्र है। ये भी शांत हो सकता था, लेकिन यहाँ साइक्लोन आ रहा है, इसलिए पूरा शांत इसको हम नहीं मानेंगे। यहाँ साइक्लोनों नहीं आएगा। क्यों साइक्लोन नहीं आएगा 0 से 5 तक? 0 से 5 तक साइक्लोन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहाँ रोटेशनल मोशन का प्रभाव 0 है। इसीलिए इस जो 0 से 5 का जो क्षेत्र है उसको हम शांत क्षेत्र, अंग्रेजी में काम बेल्ट, यूनानी में डोलड्रम कहते हैं। शांत क्षेत्र, काम बेल्ट अंग्रेजी में, और यूनानी में डोलड्रम, ग्रीस में क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा में डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम पूछा जाए, शांत क्षेत्र पूछा जाए तो कंफ्यूजन में 2 पॉइंट आएगा कि दोनों लो प्रेशर, लेकिन वहां तो क्या होता है, साइक्लोन आ सकता है। इसलिए कंप्लीट शांत क्षेत्र हम 0 से 5 को ही बोलेंगे। तो 0 से 5 डिग्री को क्या बोलते हैं जी? डोलड्रम शांत क्षेत्र। आज के बाद भूल भी गए तो परीक्षा में हो जाएगा ना, बोलो एक बार जोर से। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर अंत करेंगे। ये परमानेंट विंड का काम हमारा हो गया। कल हम पढ़ाएंगे आपको लोकल विंड, पहले ही बता देता हूं, सुन लो सभी लोग। कृष्णा जी, कल लोकल विंड की क्लास होगी। लोकल विंड, लोकल को वोकल बनाना है। कोरोना काल में क्या बोला मोदी जी ने कि लोकल को वोकल बनाइए। चलिए अच्छे से पढ़िए। कैसा लगा क्लास? चलिए मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है जो पढ़िए। अब इससे प्रश्न बनाइएगा। अब पेपर यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक लगा लीजिए। आज जाइए, इस चैप्टर में आईएएस में 10 साल का सवाल पूछा है, बीपीएससी में पूछा, किसी भी परीक्षा में पूछा है। जाइए, दावा है कि 95% से ऊपर सवाल इसी चैप्टर से, इतने ही कॉन्सेप्ट से बन जाएगा, यूपीएससी से लेकर बीपीएससी तक। तो चलिए मन लगा के पढ़िए।